हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, पिछले कुछ सेशंस के अंदर हमने इकोनॉमी को बहुत अच्छे से जान लिया है। अभी तक हम 19 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट वीक हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को समझा। थोड़ा लंबा चैप्टर था पर अपने आप में इम्पॉर्टेंट था। मेंस के एंगल भी समझे हमने उसके अंदर, साथ ही साथ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी हमने समझी। अब देखो, जो आज का चैप्टर है दैट इज विद रिगार्ड्स टू हेल्थ एंड एजुकेशन। आपकी बुक के अंदर ये चैप्टर नंबर 20 है, राइट। और ये नया चैप्टर ऐड हुआ है। देखो, पहले ना एक्चुअल में ना ये इकोनॉमी के साथ डायरेक्ट लिंकेज तो मैं नहीं कह सकता, इनडायरेक्टली लिंकेज देखो डेफिनेटली इकोनॉमी के साथ इसकी आ जाती है। ये एक्चुअली आपका सोशल जस्टिस वाले एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप जनरल स्टडीज पेपर 2 के अंदर पढ़ते हो। बट ठीक है, आपकी बुक में दे रखा है तो डेफिनेटली हम इकोनॉमी के साथ इसका लिंकेज देखेंगे। और वैसे भी देखो, यूपीएससी के ना सारे जो चैप्टर्स हैं या सारे सब्जेक्ट्स हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ उनकी लिंकेज बनती ही बनती है। ठीक है, तो डेफिनेटली हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, हमारी इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, समझते हैं इन सभी मुद्दों को, क्या दिक्कतें हैं इसके अंदर। एक एक ठीक है ना, स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज़ बोलना चाहता हूँ। आपकी बुक के अंदर ना जो कंटेंट है वो थोड़ा सा वहाँ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा दिया हुआ है, पर आज के समय के ऊपर अगर आप यूपीएससी के पिछले 10 साल के पेपर्स उठा के देखो तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से उतने क्वेश्चन नहीं आते, करंट कॉन्टेक्स्ट के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जैसे ना मैं आपको बताऊं, जैसे आपकी बुक के अंदर कुछ पुरानी पॉलिसीज दे रखी हैं कि 50 साल पहले हमारी हेल्थ पॉलिसी क्या थी, उनको इतनी पढ़ने की जरूरत आपको है नहीं। आपको आज के समय कौन सी पॉलिसी चल रही है, आज के समय सरकार क्या कर रही है, आज के समय क्या चैलेंजेस हैं, वो आपको जानने ज़्यादा जरूरी है। क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। देखो, बहुत सारे आप में से स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे सर, आपसे अगर कनेक्ट करना हो, आपसे बात करनी हो या फिर आपके साथ कुछ डिस्कशन करना हो तो कैसे किया जा सकता है। देखो, उसके लिए मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आप शायद ना पढ़ पा रहे हो। आप टेलीग्राम के ऊपर जाइएगा और ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू, राइट, इसको आप सर्च कर लीजिएगा, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा @ इसके ऊपर। तो उस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर डेफिनेटली मैं आपके साथ कनेक्ट हो जाऊँगा। एंड एट द सेम टाइम बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जांपल कई बार इकोनॉमी के कुछ अपडेट्स होते हैं, कुछ करंट अफेयर्स जैसी चीज़ें होती हैं, वो सारी की सारी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। डेफिनेटली आप यहाँ पे इस लिंक को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, लास्ट चैप्टर याद है? लास्ट चैप्टर के अंदर ना वहाँ भी हमने स्टार्टिंग कुछ ऐसे ही करी थी। कैसे? वहां भी हमने स्टार्टिंग करी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के माध्यम से। हमने देखा था अलग अलग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। जब मैंने बात की थी ना इंफ्रास्ट्रक्चर की, वहां हमने बात करी थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 9 की। आज हम बात कर रहे हैं किसकी? सर, आज हम बात कर रहे हैं हेल्थ एंड एजुकेशन की। तो आपका जो हेल्थ है ना, एसडीजी गोल नंबर 3 क्या लिखा है? यहां लिखा गया है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो यहां पे रिलेट हुआ, बिल्कुल ठीक बात है। उसी तरह से एसडीजी 4 क्वालिटी एजुकेशन, ये 2030 तक हमें सारे अचीव करने हैं। इवन कुछ हद तक आप जो जीरो हंगर की बात है ना, इसको भी रिलेट कर सकते हो हेल्थ के साथ ही। क्लियर हुई है बात? तो इनफैक्ट ना, अगर आपकी हेल्थ अच्छी होती है, आपकी एजुकेशन अच्छी होती है, तो कहीं ना कहीं बाकी चीज़ों में भी हेल्प मिलती है, बाकी आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के अंदर। ये सारे गोल्स डेफिनेटली हमें 2030 तक अचीव करने हैं, तो एक बेसिक आइडिया आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है सर, ये बात तो समझ आई। अब चलो थोड़ा स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को कि आखिर हेल्थ होती क्या है। देखो, एक चीज अंडरस्टैंड करना, जब भी हम किसी चीज की बात करते हैं ना, तो समय के साथ हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव आता है। बिल्कुल ठीक बात है। अब जो हेल्दी पर्सन, मैं अगर आपको बोलता हूं कि यार कोई पर्सन, लेट्स से राम एक हेल्दी पर्सन है, क्या अर्थ होगा इसका? अब इसका हेल्दी की जो डेफिनेशन थी ना, ये भी समय समय के साथ ना बदलती रही है। सर, वो कैसे बदलती रही है? देखो, पहले इसकी डेफिनेशन बस इतनी होती थी कि अगर मान लो किसी को कोई बीमारी नहीं है तो आप उसको हेल्दी बोल देते थे। पर आज के समय के ऊपर इसकी डेफिनेशन अपने आप में बहुत ही ब्रॉडर हो चुकी है। तो क्या है सर आज के समय इसकी जो डेफिनेशन है? इसकी डेफिनेशन एक्चुअल में ना WHO ने दे रखी है। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप WHO की
करंट डेफिनेशन देखोगे ना, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में ना एक बहुत ही होलिस्टिक चीज हमें बताती है। ये क्या बताती है? दिस डिफाइंस हेल्थ एज अ स्टेट। क्या बोला मैंने? दिस डिफाइंस हेल्थ एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। एंड नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिजीज। तो क्या लिखा मैंने यहां पे? मैंने लिखा हेल्थ क्या है? हेल्थ बेसिकली आपका, देखो तीन कंपोनेंट्स हैं यहां पे, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। हेल्थ को क्या लिखा मैंने? तीन कंपोनेंट्स बनाए, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी सोशल हेल्थ। अगर आपके तीनों के तीनों कंपोनेंट्स यहां पर अचीव हो रहे हैं, अगर आपकी तीनों के अंदर वेलबींग है ना, तभी हम उसको क्या बोल पाएंगे? हेल्थ बोल पाएंगे। सिर्फ बीमारी ना होना इतना हेल्दी नहीं होता, समझ गए? पहले हम यही सोचते थे कि यार अगर किसी को बीमारी नहीं है तो वह हेल्दी है। नहीं, आज के समय के ऊपर फिजिकल हेल्थ तो है ही, मेंटल हेल्थ भी देखी जा रही है और उस बंदे के सोशल वेलबींग कैसी है ये भी देखी जा रही है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो कोई पर्सन की आप बात कर लो, आप बोलो कि सर ये पर्सन तो काफ़ी अच्छा खासा है, मतलब इसकी अच्छी खासी हाइट है, कोई बीमारी नहीं है इसको, तो क्या वो हेल्दी हो गया? नहीं। उसकी मेंटल स्टेट कैसी है? कहीं ऐसे तो नहीं वो बंदा डिप्रेशन के अंदर है? होता है ना लोग, बिल्कुल होते हैं। तो उसको हम हेल्दी नहीं बोलेंगे, ठीक है ना? सिर्फ फिजिकली फिट हो जाना हेल्दी नहीं है, मेंटली भी होना चाहिए। क्या उसके अच्छे दोस्त हैं? क्या उसका कोई सपोर्ट सिस्टम है? ये भी आज के समय ना हम हेल्थ की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड करने लग चुके हैं। तो इस तरह से ना एक होलिस्टिक हेल्थ उसी को बोल पाएंगे जहां पर ये तीनों के तीनों कंपोनेंट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक है। ये डेफिनेशन को देखो आप डेफिनेटली GS2 के अंदर तो यूज करना ही करना, बट एट द सेम टाइम कल को आपको ऐसे पूछा जाता है हेल्थ के ऊपर, वहां पर भी आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो बात है ना, इसको यहां पे रख सकते हो और एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि कितनी डीप बात है ये अपने आप में। पहले हम सिर्फ ना बीमारी को देखते थे कि बीमारी नहीं हो रही बंदे को, बंदा हेल्दी है। आज नहीं है, आज हमने बहुत ही इसको ब्रॉडर सेंस में हमने देख लिया है। तो चलो सर ये बात तो समझ आई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी समझ आ गया और ये बात भी समझ आ गई। पर आगे बढ़े उससे पहले ना आपको कुछ टर्म्स सीखनी है मेरे साथ। क्या सीखनी है? कुछ टर्म्स, ठीक है? तो उन टर्म्स को एक बार जरा नोट करो, क्योंकि कई बार ना हमें इन टर्म्स की प्रॉपर क्लैरिटी नहीं होती। इस वजह से क्या होता है, इस वजह से हमें दिक्कत आती है। पहली हमारी टर्म आएगी आज टोटल फर्टिलिटी रेट। क्या बोला मैंने बोला TFR। क्या अर्थ होता है इसका? टोटल फर्टिलिटी रेट का। टोटल फर्टिलिटी रेट का अर्थ होता है एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन, एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन that a woman would bear in her lifetime। क्या लिखा मैंने लिखा टोटल फर्टिलिटी रेट TFR, एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट अ वुमन वुड बियर इन हर लाइफ टाइम। एक महिला अपनी जिंदगी के अंदर कितने बच्चों को ऑन एन एवरेज जन्म देती है, दैट इज टोटल फर्टिलिटी रेट। समझ पाए? फर्टिलिटी इसी के साथ लिंकेज होता है कि कितने बच्चों को बेसिकली बर्थ दिया जा रहा है। तो आप इस बात को नोटिस करो, होता पता क्या है, एक महिला मान लो, जैसे फॉर एग्जांपल आप इंडिया को इमेजिन करो, इंडिया को हम 1950, 1960, 1970 के आसपास अगर हम देखें, तो उस समय आप नोटिस करते थे कि एक महिला ना बहुत ज्यादा बच्चों को जन्म देती थी।
4 बच्चे, 5 बच्चे, इस तरह से हमें देखने को मिलता था। आज के समय के ऊपर कहीं ना कहीं ये नंबर कम हो रहा है। ऑन एन एवरेज आप देखोगे तो 2 बच्चे नॉर्मली आजकल हो गया है, ठीक है ना। 3 बच्चे भी उतने कॉमन आजकल नहीं देखने को मिलते, पर आज से 50 साल पहले बहुत कॉमन देखने को मिलते थे। तो एक्चुअल में ना जो टोटल फर्टिलिटी रेट होता है वो भी कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया देता है किस चीज़ का, कि भैया देश किस डायरेक्शन में जा रहा है। क्योंकि आप नोटिस करो 1970 1980 का टाइम, कहीं ना कहीं महिलाओं के पास ना उतनी डिसीजन मेकिंग नहीं थी। बात मानते हो? उतनी डिसीजन मेकिंग पावर नहीं थी कि कितने बच्चे करने हैं, वो मेल डिसाइड करते थे उस समय। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा बच्चे हमें देखने को मिल रहे थे, 4 बच्चे, 5 बच्चे। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ यही कारण है, और भी कारण है। कहीं ना कहीं बच्चों की डेथ भी हो जाती थी, बच्चों का प्रॉपर ध्यान नहीं रखा जाता था। पर आप एक बात ना जनरल ट्रेंड जो नोटिस किया जाता है दुनिया भर में, वो ये देखा जाता है कि जो कंट्रीज, ध्यान से सुनना इसको, जो कंट्रीज आपकी कम डेवलप्ड होती हैं या डेवलपिंग होती हैं, उनमें टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होती है, वो थोड़ी ज़्यादा होती है। ऑन द अदर हैंड अगर मान लो कोई डेवलप्ड कंट्री है, जैसे मान लो यूएसए, जापान, इन कंट्रीज में अगर आप देखोगे ना तो महिला कम बच्चों को जन्म दे रही है। तो टीएफआर का ना कुछ हद तक लिंकेज हमें डेवलपमेंट के साथ भी देखने को मिलता है। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? इसको भी लिख लो, ठीक है ना, टीएफआर, ठीक है, यहां पे लिख लो, क्या लिख लें कि मोस्टली नॉर्मली इन डेवलप्ड कंट्रीज टीएफआर यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट इज लोअर इन कंपैरिजन टू डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है सर, ये बात तो हमें समझ आ गई कि कैसे कम है। देखो पहले समझो हम कर क्या रहे हैं। हम ना कुछ टर्म्स को समझ रहे हैं। एक बार कुछ टर्म्स समझ आ गई ना, क्योंकि पता क्या होता है, अभी मैं थोड़ी देर में आपको बोलूंगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो गया या इतना हो गया इतना हो गया, तब आप शायद उन टर्म्स को समझ नहीं पाओगे। तो एक बार थोड़ी टर्म्स को समझ लो, फिर कहीं ना कहीं हेल्थ को समझना थोड़ा आसान हो जाता है। क्लियर हुई बात कि हम कर क्या रहे हैं? ठीक है, अब ये बात समझ आ गई सर टीएफआर होता क्या, ये हम क्लैरिटी है हमें इसके रिगार्डिंग। एक चीज और इमेजिन करना, क्या सर, अगर मान लो, जैसे एक इमेजिन करना सिचुएशन, अगर मान लो जैसे ये रहे 2 पेरेंट्स, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। अब कल को क्या होंगे सर, इनके बच्चे होंगे। बिल्कुल ठीक बात है, कल को इनके बच्चे होंगे, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं ना, मैं चाहता हूं कि भैया पॉपुलेशन ना, थोड़ा ना एक तो मार्कर थोड़ा कम करते हैं। मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि पॉपुलेशन ना थोड़ी स्टेबल हो जाए। अच्छा ठीक है सर, अगर आप चाहते हो पॉपुलेशन स्टेबल हो जाए तो आप क्या चाहोगे, आप चाहोगे कि सर ये जो ऊपर वाली पॉपुलेशन है या जो ऊपर वाली जनरेशन है, रादर शुड से, अगर ये फादर मदर वाली जनरेशन है और ये जो नीचे वाली जनरेशन है बच्चे वाली, कहीं ना कहीं अगर इन लोगों की जनरेशन को आने वाले ने रिप्लेस कर दिया तो कहीं ना कहीं हम ये बोल पाएंगे कि पॉपुलेशन स्टेबल हो गई। अब खुद सोचो ना कि एक एरिया है, मान लो एक जगह है, एक कोई गांव है, शहर है, एनीथिंग लाइक दैट, आप चाहते हो कि यार वहां पे ना पॉपुलेशन स्टेबल रहे, और इमेजिन करो कि कोई अंदर नहीं आ रहा गांव के, कोई बाहर नहीं जा रहा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। उस गांव के अंदर जितनी पॉपुलेशन अगर वो स्टेबल रखना चाहते हो, कोई अंदर बाहर नहीं हो रहा, तब क्या करोगे? आप बोलोगे सर जितने लोगों की कहीं ना कहीं डेथ हो रही है, उतने ही लोगों का अगर बर्थ हो जाए तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि पॉपुलेशन मोर और लेस स्टेबल हो गया। क्या ये बात अग्री करते हो मेरी? ठीक है, तो यहां पर ना दरअसल में होता क्या है, ये बात तो चलो ठीक है, जितने लोगों की डेथ हो रही है उतने बच्चों का बर्थ हो रहा है, बट साथ में 1-2 कंडीशन हमें और देखनी पड़ती हैं कि लेट्स से किसी की अचानक से मृत्यु ना हो जाए। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं कि मतलब पैदा होने के बाद कई बार उनका जल्दी मृत्यु हो जाती है प्रॉपर ध्यान न रखने की वजह से। तो इस वजह से ना अगर हम चाहते हैं कि पॉपुलेशन स्टेबल रहे तो वहां पर हमारे पास एक पैरामीटर होता है, उस पैरामीटर का नाम क्या होता है? रिप्लेसमेंट रेट। ये जो मैंने बात करी ना टोटल फर्टिलिटी रेट, ये तो ये बताता है कि कितने बच्चों को महिला एक जन्म दे रही है। अगर ये टीएफआर आपका
2.1 के इक्वलेंट आ गया। यानी कि अगर एक महिला ऑन एन एवरेज 2.1 बच्चों को जन्म दे रही है, तब उसको हम क्या बोलते हैं? हम बोलेंगे कि सर रिप्लेसमेंट रेट हमने अचीव कर लिया है एंड अब पॉपुलेशन क्या हो गई है? पॉपुलेशन स्टेबल हो चुकी है। क्या ये लॉजिक समझ पाए? अब कुछ लोगों के दिमाग में आता है, सर 2 बच्चे समझ आता है, 3 बच्चे समझ आता है, ये 2.1 क्या होता है? 2.1 बच्चे कैसे हो सकते हैं? देखो ये एवरेज की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि 2.1 बच्चे होंगे, नहीं, हो सकता है पहली महिला के 2 बच्चे हों, दूसरी के 2 हों, तीसरी के भी 2 हों, चौथी के 3 हों, तो एवरेज इन चारों की क्या आ जाएगी? आप बोलोगे 2.25 आ जाएगी? नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो इसी तरह से ऑन एन एवरेज मैं बात कर रहा हूं, अगर आपका टोटल फर्टिलिटी रेट आपका 2.1 आ जाता है तो उस केस में हम बोलते हैं हमने रिप्लेसमेंट लेवल को अचीव कर लिया है। रिप्लेसमेंट लेवल लिख सकते हो उसको चाहे, तो उसको हमने अचीव कर लिया है, तो अब पॉपुलेशन मोर और लेस स्टेबल रहने वाली है। क्या ये बात क्लियर रही आपको? तो 2.1 का नंबर आप यहां पे ध्यान में रखिएगा, इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट लेवल। ठीक है सर, ये TFR तो हमें समझ आ गया, और रिप्लेसमेंट वाली चीज क्या होती है हम ये भी अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, एक और टर्म हमें समझनी है यहां पे, जिसको बोलते हैं सेक्स रेशो। ठीक है, कई बार ना एक्चुअली हमने ना कहीं पढ़ा नहीं होता, कई बार इन चीज़ों को, है बहुत ही नॉर्मल चीज़ें, मैं आपको टेलीग्राम पे भी जो मैंने आपको बताया ना वहाँ देता रहूँगा इस तरह की कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, बट फिर भी आपको थोड़ा एक आइडिया होना चाहिए। सेक्स रेशो क्या होता है? बेसिकली कितनी नंबर ऑफ फीमेल्स है पर 1000 मेल, राइट? ये हमें बताता है कि कितनी महिलाएं हैं 1000 मेल के पीछे। अब इंडिया में ये नंबर अपने आप में काफ़ी खराब है। ठीक है, 940 के आसपास हमें नंबर देखने को मिलता है, 942 हो गया, इसके आसपास ही नंबर देखने को मिलता है, तो इस नंबर को भी ठीक करना जरूरी है। एक आता है सेक्स रेशियो एट बर्थ। कि बर्थ के समय, चाइल्डहुड के समय, उस समय के ऊपर सेक्स रेशियो कितनी है वो हमें पता होना चाहिए। रीजन बीइंग ना, देखो आप इमेजिन करो, इन सभी चीजों का ना लिंकेज आपका कहीं ना कहीं हेल्थ के साथ आ रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। खुद सोचो ना कि महिलाओं का अगर हम प्रॉपर अच्छा, हम उनको ना अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा एनवायरनमेंट देंगे, या फिर हमारी सोसाइटी के अंदर अच्छी अवेयरनेस होगी, तो ये नंबर्स बढ़ेंगे। अभी बहुत खराब है। उसी तरह से एक और टर्म आता है हमारे यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं क्या? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है? आप बोलोगे सर मोर्टेलिटी का मतलब होता है मृत्यु, ठीक है ना? और जब मैंने बोला इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब क्या हो गया? इन्फेंट का मतलब हो गया 1 साल से कम। यानी कि कई बार आप देखते हो ना कि जो बच्चे होते हैं जिनकी 1 साल उम्र भी नहीं हुई अभी, तो 1 साल की उम्र होने से पहले कितने बच्चों की मृत्यु हो गई है, इसी को बोलते हैं क्या? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्या ये बात समझ आई आपको कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है? इट इज द नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ इन्फेंट्स, इन्फेंट का मतलब लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्ड्स। ठीक है, 1000 के बेसिस के ऊपर देखा जाता है कि 1000 लाइव बर्ड्स के कॉरस्पॉन्डिंग कितने इन्फेंट्स, यानी कि 1 साल से कम की आयु वालों की कितनों की मृत्यु हो गई है, दैट इज IMR। अब सोचो, किसी कंट्री के अंदर अगर हेल्थ अच्छा नहीं है तो IMR ज्यादा होगा कम होगा? लॉजिकल सी बात है। हेल्थ खराब है, बच्चों को प्रॉपर पोषण नहीं मिल रहा, प्रॉपर चीजें नहीं मिल रही, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होगी? ज्यादा होगी। और इवन ना इसका लिंकेज आप खुद और देखो, मैं बार बार लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज की बात कर रहा हूँ। अब ज़्यादातर कंट्रीज देखो, जैसे अफ्रीका की कंट्रीज देख लो, साउथ एशिया की कुछ कंट्रीज देख लो, यहाँ पर अगर आप IMR का नंबर निकालोगे ना इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का, वो आपको ज़्यादा दिखेगा। ऑन द अदर हैंड आप ज़्यादातर जो डेवलप्ड कंट्रीज की बात कर लो, वहाँ ये नंबर कम दिखेगा। क्या इस बात को समझ पा रही हो? रिलेशन दिख रहा है यहाँ पे या नहीं? ठीक है, गुड। तो ये हो गया हमारा IMR भी हमने समझ लिया। बाकी उसी तरह से आप जानते हो, ठीक है ना, बाकी और भी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट आई एम श्योर आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। एक कई बार ना इसके साथ ही हम अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट की भी बात कर लेते हैं। अंडर 5 का मतलब क्या होता है? 5 साल से कम। इन्फेंट के अंदर तो 1 साल की बात कर ली थी, यहाँ पे अंडर 5 के अंदर हम 5 साल से कम की बात करेंगे,
कि 5 साल से कम आयु के अंदर अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसको बोलते हैं अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, वहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं पर 1000 लाइफ बर्थ। ठीक है सर, यहाँ तक तो हमें बिल्कुल चीज़ें पूरी तरह से क्लियर हैं। अब आगे चलते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। अब एक चीज़ इमेजिन करो, अगर हमें हेल्थ को पढ़ना है, हमें कहीं ना कहीं ये पता होना चाहिए कि हेल्थ सेक्टर में क्या इश्यूज हैं, क्या क्या कंसर्न्स है आज के समय के ऊपर। और यहाँ पर ना मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स को अपने ऐड करना होगा। रीज़न बीइंग कि देखो बार बार ना आपके नए नंबर्स आते हैं। आज मैं भले ही आपको IMR का कुछ नंबर दे दूँ कि यार इंडिया में IMR जितनी है, पर कहीं ना कहीं कल को जब वो चीज़ आएगी ना आपके एग्जाम के अंदर, तब वो नंबर अपडेट हो चुका होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा था टेलीग्राम हो गया या प्रीलिम बूस्टर हो गया, वहाँ पर उन चीज़ों को फॉलो करते रहना ताकि वो आपको हेल्प करते रहें। बट ठीक है, मैं फिर भी आपको इश्यूज बता दूंगा, बहुत ज़्यादा डेटा नहीं दूंगा, रीज़न बीइंग कि डेटा तो बदल जाएगा, पर आपको एक आइडिया होना चाहिए कि इंडिया के जो हेल्थ सेक्टर है उसमें इश्यूज मेजरली हमें क्या देखने को मिल जाते हैं। ठीक है सर, तो सबसे पहली बात तो आप ये समझो कि यहाँ पर ना जब हमने फूड सिक्योरिटी वाली चीज़ पढ़ी थी, वहाँ पर मैंने आपको एक 3A फ्रेमवर्क समझाया था। याद है आप लोगों को 3A फ्रेमवर्क? कुछ लोगों को हो सकता है याद हो जो रिवाइज कर रहे हैं बार बार, बाकियों को नहीं याद होगा। तो 3A क्या होता है सर? 3A होता है आपका अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, और यहां पे तीसरा ए है आपका एक्सेसिबिलिटी। क्या मैंने बोला? अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी। और इन्हीं तीनों चीज़ों के आसपास ना आपका हेल्थ समझ जाओगे कि आपकी हेल्थ में इशू है क्या। समझो इस बात को, आप कभी गांव के क्षेत्रों में जाते हो, ठीक है, क्या आपको वहाँ पे अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ देखने को मिलती हैं? देखो कुछ गाँव में ठीक है, पर काफ़ी गाँव में आज भी बहुत दिक्कतें हैं, इशू है। तो या तो अवेलेबिलिटी नहीं है कि है ही नहीं, मतलब हेल्थ फैसिलिटीज़ आज भी ना, जैसे देखो अब तो मैं किसी स्टेट को ऐसे नहीं कहना चाहता, बट कई बार मैं खुद देखता हूँ टीवी के अंदर, न्यूज़ वगैरह के अंदर आता रहता है, बिहार के कुछ गाँवों के अंदर ना काफ़ी हालत आज के समय भी ख़राब है। हमें 75 साल हो गए इंडिपेंडेंस को, ठीक है ना, पर तब भी हमें बहुत सारे गाँव ऐसे हैं जहाँ तक प्रॉपर हेल्थ कहीं ना कहीं अवेलेबल ही नहीं है। अवेलेबल है तो है, थोड़ा दूर जाके अवेलेबल है, एक्सेसिबिलिटी ही नहीं है उनको बिल्कुल भी। अगर जाना पड़ता है ना कुछ भी छोटे मोटे काम के लिए, तो यानी कि हेल्थ रिलेटेड काम के लिए, उनको अपने जो डिस्ट्रिक्ट वाला एरिया होता है वहाँ जाना पड़ता है। तो अवेलेबिलिटी का भी मुद्दा है, कहीं ना कहीं एक्सेसिबिलिटी का भी मुद्दा है। और तीसरा बात तो देखो कि क्या ही बताएं अफोर्डेबिलिटी का। तो अब आप लोग जानते हो इस बात को कि इंडिया में अगर आपको ना मान लो किसी भी घर के अंदर किसी को थोड़ी ना बड़ी बीमारी होगी, देखो बीमारियाँ तो वैसे सारी बड़ी होती हैं, पर कुछ मान लो कोई बहुत बड़ी बीमारी होगी, तो उस केस में क्या होता है, पूरी फैमिली को ना कंसर्न आ जाता है कि यार अब तो लाखों रुपए का खर्चा पक्का ही पक्का होगा। बहुत सारे मैंने खुद भी मतलब ना अपने आस पड़ोस में भी बहुत सारी ऐसी फैमिलीज देखी हैं कि किसी पर्सन को लेट से कैंसर जैसी बीमारी होगी, तो पूरी फैमिली ने जितनी ज़िंदगी भर की सेविंग्स थी ना, वो कुछ ही दिनों के अंदर ख़त्म हो जाती है। एक दिन का जो हॉस्पिटल का बिल होता है ना, लाखों रुपए में चला जाता है। तो अफोर्डेबिलिटी का खर्चा, मतलब अफोर्डेबिलिटी का इशू यहाँ पे इंडिया के अंदर डेफिनेटली है। तो ये तीन जो मुद्दे हैं ना, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी, कहीं ना कहीं ये सारे मेजर कंसर्न्स हैं आपके, मतलब फंडामेंटल इश्यूज यही हैं। अब यहाँ से आप बहुत सारे इश्यूज निकाल सकते हो आगे आगे, पर फंडामेंटल इश्यूज इंडिया में यही मेजर तीन हमें देखने को मिलते हैं। समझे इस बात को? ठीक है, तो ये तो समझ आ गए, पर और क्या सर इश्यूज और क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर बात कर सकते हो पहली बात कर सकते हो कि पब्लिक स्पेंडिंग, यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर, सरकारी खर्च जो होता है ना, वो अभी भी कम है। ठीक है, मैं आगे आपको नेशनल पॉलिसी बताऊंगा, तो उसके हिसाब से बोला गया है हमें 2.5% करना है, पर अभी तक हम यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर अभी भी कम देखने को मिलता है। अब आप बताओ, अगर सरकारी खर्च कम है तो क्या होगा? तो कहीं ना कहीं लोगों को जब भी आपको आपको कुछ चाहिए होगा, कुछ आपको अच्छी हेल्थ चाहिए होगी, कुछ आपको मेडिकल सर्विस को अवेल करना है, तो कैसे कर पाओगे? आपको अपनी जेब से खर्च करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है। इसी बात को क्या बोलते हैं हम? आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर।
क्या बोलते हैं, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। आप अपनी जेब से खर्च करोगे। इंडिया में जो नंबर है ना, ये 66% के आसपास है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको अपडेटेड डेटा अपने आंसर्स में लिखना है, जब आपका एग्जाम होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको डेटा शीट में आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। बट अभी के लिए आपको एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ यार, लोगों की जेब से कहीं ना कहीं पैसा बहुत ज़्यादा जा रहा है और ये कंसर्न है। बाकी इसके अलावा देखो, इंडिया में अगर आप बात करते हो ना इंश्योरेंस की, मतलब इंश्योरेंस की जो पेनिट्रेशन है ना इंडिया के अंदर, हेल्थ इंश्योरेंस की, वो भी कहीं ना कहीं लो है। ठीक है, अभी कुछ सरकार की स्कीमें हैं, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, अभी डिस्कस करेंगे उसको भी। आयुष्मान भारत हो गया, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हो गया, तो ये थोड़ी अच्छी काम कर रही हैं। मतलब कुछ कंसर्न्स भी ऑब्वियसली इनके अंदर, ऐसा नहीं है कि सब बढ़िया ही है। कुछ राज्य सरकारों ने भी कुछ कोशिश करी है, राजस्थान के अंदर एक चिरंजीवी योजना आई है, राइट। तो इस तरह की अलग अलग चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, बट फिर भी बहुत कम लोगों ने ना इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस ले रखी है। जो लोग अवेयर होते हैं बस वही लेते हैं, बाकी लोग सोचते हैं कि नहीं यार, हेल्थ इंश्योरेंस भी होती है ऐसी कोई चीज़, कहीं उनको नाम भी नहीं पता कि अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस भी कोई चीज़ है। तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का एक कंसर्न है। बाकी जैसे मैंने बात करी रूरल वर्सेस अर्बन डिवाइड, मैंने बात करी, और रूरल वर्सेस अर्बन डिवाइड में भी ना आप बहुत सारे पैरामीटर्स आगे खंगाल सकते हो। कैसे पैरामीटर सर? पहली बात आप देखो, मैं डॉक्टर्स की ना बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ पर्सनली। मैं खुद भी एक ना मेरी फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं और मैंने खुद बहुत रिस्पेक्ट है मेरी डॉक्टर्स के लिए। बट कहीं ना कहीं अगर हम स्टेटिस्टिक्स की बात करें, डेटा की अगर हम बात करेंगे ना, तो हमें रियलाइज़ पता क्या होता है, हमें रियलाइज़ होता है कि भैया ज़्यादातर जो डॉक्टर्स हैं ना, वो शहरी क्षेत्रों में काम करना पसंद करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना उनको उतना पसंद नहीं आता। आप लोग जानते होंगे इस बात को। ठीक है, तो रूरल वर्सेस अर्बन डिवाइड कहाँ आ गया? आपके डॉक्टर्स के नंबर्स के अंदर। दूसरी बात, हॉस्पिटल्स के नंबर। आप देखो मुंबई के जाके देखो, दिल्ली जाके देखो, ठीक है, इस तरह से चंडीगढ़ हो गया, ऐसे बड़ी बड़ी जो सिटीज़ है ना आपकी, वहाँ पर अच्छे खासे बहुत सारे हॉस्पिटल्स देखने को मिल जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर उतने हॉस्पिटल होते ही नहीं है, तो डॉक्टर्स भी कम, हॉस्पिटल्स भी कम। हॉस्पिटल तो चलो ठीक है, हॉस्पिटल आगे बेड्स हो गया, हॉस्पिटल के अंदर जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो तो पता नहीं क्या ही है। ठीक है, ये आप लोगों ने भी टीवी के ऊपर कई बार देखा होगा, बहुत सारे ऐसे हमें ना हॉस्पिटल्स देखने को मिलते हैं कि वहाँ कोई डॉक्टर ही नहीं है, कोई नर्स ही नहीं है, कोई बेड ही नहीं है, मतलब बेड के नाम के ऊपर बस कुछ पड़ा होता है वहाँ पे। ठीक है ना, कोई ऑक्सीजन ही नहीं मिलता वहाँ पे। आपने कोविड-19 पैंडेमिक आप सबने देखा है यार, उसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, सेकेंड वेव आप सबने देखी है कि क्या हाल हुआ था हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का, कितना प्रेशर आ गया था। गाँव वगैरह में तो बिल्कुल कोई फैसिलिटीज थी ही नहीं बहुत सारे एरियाज के अंदर। तो वो कंसर्न इस तरह से हमें देखने को मिलता है रूरल वर्सेस अर्बन डिवाइड के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। मेडिसिन नहीं मिलती, आप अपने घर के आसपास जाना, कभी आपके डिस्पेंसरी हो गया और कोई आपके घर के आसपास हॉस्पिटल हो, अगर आप गांव में रहते हो, आपको नहीं मिलेंगी फैसिलिटीज, ट्रस्ट मी ऑन दिस। ठीक है ना, मैं ये नहीं कर रहा, मैं सरकार की कोई बुराई नहीं कर रहा, सरकार कोशिश कर रही है, पर कहीं ना कहीं अभी बहुत ज़्यादा काम करना बचा हुआ है इस डायरेक्शन के अंदर, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, फिर ऊपर से अगर हम बात करें ना, रूरल अर्बन डिवाइड तो है ही है, यहाँ पर स्टेट डिवाइड भी बहुत है, या फिर इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज कह सकते हो उसको। ठीक है, यहां पे मैं एग्जांपल्स कुछ पढ़ रहा था, मेरी इनफैक्ट एक पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के साथ भी बात हो रही थी। तो अगर आप ना, जैसे आप केरला की बात करते हो, तो केरला में नंबर ऑफ नर्सेस, नंबर ऑफ बेड्स, दे आर प्रेटी गुड। ऑन द अदर हैंड अगर हम बिहार की बात करें तो वहां पर ये नंबर कहीं ना कहीं कम हो जाता है। अगर आप नोटिस करोगे ना, तो जैसे अगर हम बात करें WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ पैरामीटर्स प्रिस्क्राइब कर रखे हैं कि पर 1000 पॉपुलेशन के ऊपर कितने डॉक्टर्स होने चाहिए, पर 1000 पॉपुलेशन के ऊपर हमारे पास कितने नंबर ऑफ बेड्स होने चाहिए। ये जो प्रिस्क्रिप्शन हमने बता रखी है ना, इंडिया किसी भी प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर सही तरह से नहीं परफॉर्म कर रहा। चाहे डॉक्टर्स की बात कर लो, जब हम बात करते हैं कि 1000 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर होना चाहिए, ये भी इंडिया में हम नहीं पहुंच पाए हैं। ठीक है ना, उसी तरह से हम बेड्स की बात कर लें, वो भी हमारा नंबर कम है। और अगर स्पेशली बात कर लो कि कुछ स्टेट्स में चलो है भी, पर बिहार के एरिया के अंदर तो स्पेशली यहाँ पे एक एग्जांपल मतलब है कि वहाँ तो डॉक्टर्स के अंदर भी और आपके नंबर ऑफ बेड्स के अंदर भी वो नंबर कहीं ना कहीं काफ़ी लो देखने को मिल जाता है। तो ये सारे इश्यूज हैं। बाकी ऊपर से आप देखो, ठीक है ना, और एक्चुअल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें फेक डॉक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, फेक डिग्रीज देखने को मिल जाती हैं। तो लोग ना कई बार क्या करते हैं कि अगर मान लो किसी हेल्थ सेक्टर के अंदर उनको इलाज चाहिए, तो डॉक्टर के पास ना जाके किसी
किसी ऐसे पर्सन के ऊपर जाते हैं कि जो उनका इलाज करने की बजाय उनको और उल्टा नुकसान पहुंचा देता है। तो फेक डॉक्टर जैसी चीज़ें भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो इस तरह से आप नोटिस कर पा रहे हो कि हेल्थ सेक्टर के अंदर ना इश्यूज बहुत सारे हैं। और एग्जाम्पल आप कोविड-19 पैंडेमिक का देख चुके हो, ठीक है ना। कोविड-19 पैंडेमिक हम सब ने देखा है, हम सब ने उसको फील किया है, सब ने इंश्योर किया है, ठीक है। तो ये सारे कहीं ना कहीं कंसर्न्स हमें देखने को मिल जाते हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर। बाकी देखो, जैसे मैं बात कर रहा था आपके सामने, ठीक है ना, आप यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख सकते हो। जैसे आप बात करें अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात करें ना, NFHS 5 की, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ठीक है। मैं बता देता हूँ थोड़ा इसके बारे में। 95 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ठीक है। ये हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उसके द्वारा ये देखा जाता है। तो इस हेल्थ सर्वे के हिसाब से अगर आप जैसे अगर बात करते हैं, लेट्स से अगर हम बात कर लें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की, IMR की, तो अपने आप में ये 35 के आसपास है। यानी कि 1000 लाइफ बर्थ के में से आपके 35 जो मैं बात कर रहा हूँ इन्फेंट पर 1000 लाइफ बर्थ, इतने बच्चों की मृत्यु हो जाती है। अगर अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट की बात करूँ, ठीक है, अंडर 5 की बात करूं तो वो कहीं ना कहीं 41 के आसपास है वो नंबर। तो ये नंबर्स देखो, हमने तरक्की करी है। ये अगर आप नंबर आज से 10 साल पहले देखोगे ना, तो ये नंबर बहुत ज़्यादा थे। तो हम सही डायरेक्शन में हैं, पर अभी भी हमें टारगेट अचीव करने के लिए अभी काम करना बचा हुआ है। क्या ये सारे आपको इश्यूज समझ आ रहे हैं कि क्या क्या इश्यूज हैं यहाँ पे? क्लियर हुई बात? यही चीज़ें यूपीएससी पूछता है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर ज़्यादा नहीं पूछता, वो पूछता है आज के इश्यूज क्या हैं, इनको कैसे सॉल्व करना है, ये मुद्दे हैं यहाँ पे। क्लियर हुई बात? अब इसी कॉन्टेक्स्ट में ना हमारी एक पॉलिसी है जो कि अपने आप में पॉइंट बन जाती है। वो कौन सी है? वो हमारी 2017 की पॉलिसी है, जिसको हम बोलते हैं क्या है? उसको बोलते हैं सर हम नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। ये जो 2017 में पॉलिसी आई ना, इसके माध्यम से हम डिफरेंट स्टेप्स ले रहे हैं कि हमें कैसे क्या चीज़ें ठीक करनी है, वो सारी बातें। तो सबसे पहली बात तो ये है इस पॉलिसी के अंदर, पॉलिसी क्या होती है कि आपकी नीति, आप क्या करना क्या चाह रहे हो, क्या आपकी सोच क्या है, क्या फ्यूचर में आप किस तरह से आप देख रहे हो हमारे हेल्थ सिस्टम को, वो सारी बातें इस पॉलिसी के अंदर करी गई हैं। तो दरअसल में इसमें बात करी क्या गई है कि आप ना पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर को बढ़ाओ। क्या करो? पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर को बढ़ाओ। कितना बढ़ाओ? आप बढ़ाओ इसको 2.5%। कितना बढ़ाओ? 2.5% ऑफ जीडीपी। सर कब तक बढ़ाओ? मतलब डेडलाइन भी तो होनी चाहिए। बिल्कुल, तो ये 2025 तक ना आपने 2.5% ऑफ जीडीपी यहाँ पे इतना स्पेंडिंग इसके ऊपर करना है, पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर के ऊपर। ये हमारा यहाँ पे फोकस है, ठीक है। साथ में ही ना हम चाहते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, क्या बोला मैंने बोला लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, पैदा होते समय कितने साल तक जियोगे, इसकी जो एक्सपेक्टेशन होती है उसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हम बोलते हैं ना कि पर्सन ऑन एन एवरेज इतने समय तक जिएगा, इतने सालों तक जिएगा, उसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। तो हमें इसको इंक्रीज करना है कितने तक? सर इसको इंक्रीज करना है हमें 70 तक, मतलब 70 साल तक एक इंसान ऑन एन एवरेज जिए। ये है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। 270 ईयर्स अचीव करना चाहते हैं हम। कब तक अचीव करना चाहते हैं? हम अचीव करना चाहते हैं 2025 तक। समझ पा रहे हो कि कहना क्या चाह रहा हूँ? कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे आप भी ना कुछ टारगेट्स लेके चलते हो कि यार मुझे ना यूपीएससी इस एग्जाम के अंदर मतलब इतने साल में देना है, तो कहना कि कुछ आपके टारगेट्स होंगे कि यार मैं इतने घंटे अब पढ़ूंगा, इतने घंटे तब तक पढ़ूंगा। उसी तरह से सरकार जब हेल्थ की डायरेक्शन में काम कर रही है, सरकार के भी कुछ ना कुछ अपने टारगेट्स हैं कि यार 2025 तक हम इतना अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि एक नीति तो होनी चाहिए ना। ऐसे थोड़ी है कि रैंडमली कुछ भी करेंगे, जब मन किया कभी हेल्थ के ऊपर बढ़ा दिया खर्चा, कभी कम कर दिया, कभी बढ़ा दिया, कभी कम कर दिया, ऐसे थोड़ी बात चलेगी। तो एक पॉलिसी होनी चाहिए, एक नीति होनी चाहिए, एक डायरेक्शन होना चाहिए, एक विजन होना चाहिए कि कहाँ हम जाना कहाँ चाहते हैं, हम किस डायरेक्शन में ऑलरेडी जा रहे हैं। ये चीज़ें यहाँ पे नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंतर्गत बता रखी हैं, ठीक है। और साथ ही साथ
जैसे मैं बात कर रहा था ना अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट की, ये अभी हमारा अप्रॉक्सीमेटली 41 के आसपास है। इसको हम कहीं ना कहीं कम करना चाहते हैं, 23 तक लेकर आना चाहते हैं। ये भी इसी पॉलिसी के अंदर लिखा गया है कि अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, मतलब 5 साल से कम के आयु में डेथ हो जाना पर 1000 लाइव बर्थ, उसको बोलते हैं अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। इसको कम करके लेकर आना है कितना? इसको कम करके लेके आना है सर 23 तक। कब तक लेके आना है सर? ये भी हम 2025 तक अचीव करना चाहते हैं। ठीक है सर, ये बात भी समझ आई। इसके अलावा और क्या काम है? और देखो एक चीज होती है, क्या आप लोगों ने आयुष के बारे में सुना है? आई एम श्योर पक्का सुना होगा। हम ना चाहते हैं कि आयुष को भी ना थोड़ा पॉपुलराइज किया जाए। सर आयुष का मतलब क्या? आयुर्वेदा जानते हो? बिल्कुल सर। योग, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, सुआ रिगपा, इन सभी के बारे में सुना होगा ना। आयुर्वेदा, यूनानी, योगा, सिद्धा, सुआ रिगपा, होम्योपैथी, इन सभी का भी लोगों के अंदर कहीं ना कहीं रुझान बढ़े। बेसिकली जो हमारे ना ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, हम चाहते हैं इसको भी हम पॉपुलराइज करें। देखो इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारे जो एलोपैथी होती है उससे बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं, पर ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आयुर्वेदा, यूनानी हो गया, इनके भी अपने अपने बेनिफिट्स हैं। तो जो आपकी ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, इसको भी हम यहाँ पर पॉपुलराइज करें, लोगों को हेल्थ बेटर करने के अंदर उनको मदद करें। ये यहाँ पर ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन हेल्प कर सकता है। अब याद करो WHO की डेफिनेशन, वहाँ सिर्फ फिजिकल हेल्थ की बात नहीं हो रही थी, मेंटल हेल्थ की भी बात हो रही थी। तो योगा जैसी चीज़ें हैं, ये आपको मेंटली भी तो स्ट्रांग रखती हैं। तो दरअसल में ना बहुत इंट्रीगेट लिंकेज है इन सभी चीज़ों का। आई होप ये बात भी आप लोग समझ पाए होंगे कि आपकी हमारी जो पॉलिसी है वो क्या करना क्या चाहती है। क्या ये बातें सबको क्लियर हुई कि आपकी नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 की बात कर रहा था, आखिर वो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर करना चाह रही है? ठीक है सर, ये बातें तो क्लैरिटी हमें आ चुकी है कि क्या क्या यहाँ पे इश्यूज थे और कैसे हमारी सरकार पॉलिसीज़ के माध्यम से उन चीज़ों को यहाँ पे अचीव करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, एक और आपकी बुक के अंदर एक चीज़ बता रखी है, दैट इज विद रिगार्ड्स टू यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। क्या बोला मैंने? 3 वर्ड्स हैं, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। यूनिवर्सल मतलब सबको हेल्थ कवरेज होना, दैट इज यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। बिल्कुल ठीक बात है। तो हमारी सरकार की तरफ से कुछ इनिशिएटिव चल रहे हैं ताकि हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को अचीव कर पाएँ। और इंडिया ने जो बेसिकली बात करी है कि हम 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम चाहते हैं अचीव करना, तो वहाँ पर आपका यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज अगर आप अचीव कर लेते हो तो कहीं ना कहीं बाकी चीज़ों को अचीव करना आसान हो जाएगा थोड़ा सा। क्योंकि आप देखो ना, पॉवर्टी कम करनी है तो लोगों की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, लोगों के अंदर अच्छी एजुकेशन देनी है तो हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है वो भी कहीं ना कहीं उसका लिंकेज हेल्थ के साथ है। तो हमारा ना फंडामेंटल गोल है कि हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को अचीव करें ताकि हम जो अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उन तक कहीं ना कहीं पहुँच पाएँ। ठीक है, अब इसीलिए हमारी ना एक स्कीम है, उस स्कीम का क्या नाम है? उस स्कीम का नाम आ जाता है सर आयुष्मान भारत। और इस आयुष्मान भारत के आगे 2 कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। एक पहला कंपोनेंट है आपका HWC, यानी कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, और दूसरा कंपोनेंट है आपका PMJ, यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो इस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड है आयुष्मान भारत, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, एंड दूसरा पॉइंट क्या है आपका? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो यहां पर बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? देखो पहला जो बात है ना आपका, यहां पर बात हो रही है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंतर्गत आपकी जो प्राइमरी हेल्थ केयर, जो बिल्कुल बेसिक नीड्स होती हैं, तो प्राइमरी हेल्थ केयर नीड्स को यहाँ पे टैकल किया जा रहा है।
आपके जो भी 1.5 लाख के करीब आपके जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आपके गाँव वगैरह में देखने को मिलते हैं, तो प्राइमरी हेल्थ केयर नीड्स को वो यहाँ पे टैकल कर लेंगे। इनको हम इम्प्रोवाइज करेंगे, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करेंगे, प्रॉपर मेडिसिन आएगी, प्रॉपर यहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर इनको यहाँ पे दिया जाएगा। ये तो काम यहाँ पे हो जाता है किसका, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का। तो इसके माध्यम से हम यहाँ पर अलग अलग जो चीज़ें हैं, अलग अलग स्टेप्स हैं, वो यहाँ पर पहुँचा रहे हैं। ठीक है, पर ये जो नीचे वाली स्कीम है ना आपकी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, यहाँ पर बात करी है किसकी, इंश्योरेंस कवरेज की। वो कैसे, यहाँ पर आपके जो सबसे गरीब लोग हैं, यानी कि इंडिया में जो सबसे गरीब 10 करोड़ फैमिलीज हैं, 10 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा नंबर है ये, ठीक है, 10 पॉइंट समथिंग करोड़ है, पर 10 करोड़ से ज़्यादा जो हमारी गरीब फैमिलीज हैं उन तक यहाँ पे पहुँचने की कोशिश है। समझो इस बात को, जब भी हम बात करते हैं ना एक परिवार की, तो इंडिया में परिवार को बोला जाता है 5 लोगों का परिवार ऑन एन एवरेज, ठीक है ना। तो अगर हम 10 करोड़ परिवारों तक पहुँच रहे हैं, 10 करोड़ फैमिलीज तक पहुँच रहे हैं, तो इसका क्या अर्थ हुआ, हम कहीं ना कहीं लगभग 50 करोड़ लोगों तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, इन 50 करोड़ लोगों को सर क्या फायदा दिया जाएगा, इनको फायदा दिया जाएगा 5 लाख पर ईयर पर फैमिली। क्या बोला मैंने, एक परिवार को 1 साल के अंदर 5 लाख रुपए तक का मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज, ठीक है, इनका मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज इनको यहां पे दिया जाएगा। तो इसके माध्यम से सर इसका फायदा क्या हो रहा है, इसको अगर हमने 5 लाख की इंश्योरेंस दे भी दी तो, अरे कैसी बात कर रहे हो, बहुत ही सिंपल सा फायदा है। जब आपने इनको इंश्योरेंस दे दी तो कहीं ना कहीं वो जो हमने चीजें पढ़ी थी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर वाली चीजें, वो कम नहीं हो जाएंगी। अब खुद देखो ना, जैसे मैं आपको एग्जांपल स्टार्टिंग में बता भी रहा था कि एक फैमिली को दिक्कत कहाँ पे आती है। आप बोलोगे सर एक फैमिली को दिक्कत कुछ इस तरह से आती है कि जब कोई परिवार में बीमार हो जाता है तो बहुत सारा खर्चा इसी चीज़ के ऊपर हो जाता है कि उसके परिवार का इलाज कैसे होगा, पैसा कहाँ से आएगा, ये सारी चीज़ें। पर जब हमने उनको मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज दे दिया 5 लाख रुपए तक का, तो कहीं ना कहीं उससे ये सारे फायदे हमें मिल गए। ठीक है ना, जो इतना खर्चा पहले हो रहा था अब वो खर्चा उतना नहीं होगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का पॉइंट है। क्लियर हुई बात? ठीक है, एक छोटे सा पॉइंट हमें और पढ़ना है, दैट इज विद रिगार्ड्स टू आपका रूरल हेल्थ केयर, कि गांव में आपका हेल्थ केयर कैसे वर्क करता है। तो दरअसल में ना आपका यहाँ पे 3 टियर सिस्टम देखने को मिलता है। क्या मतलब सर 3 टियर सिस्टम का? देखो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या आ जाते हैं, आप जिनको बोलोगे क्या, इनको बोलोगे आप सर PHC। PHC का अर्थ क्या होता है? PHC का अर्थ होता है आपके जो प्राइमरी हेल्थ केयर होता है, प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट्स कह सकते हो आप। ठीक है, जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। बेसिकली मान लो आपको कुछ भी छोटी मोटी कुछ इशू आ गया तो सबसे पहले आप कहाँ जाओगे, आप जाओगे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। ठीक है, सेंटर लिख लो या फिर इसको प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, वहाँ आप जाते हो। सबसे पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका यही होता है। एक बार आप यहाँ पर हो गया तो उसके बाद ना एक नेक्स्ट लेवल आता है जिसको हम बोलते हैं क्या, CHC। ठीक है, इसका नेक्स्ट लेवल क्या आ गया, इसका नेक्स्ट लेवल आ जाता है हमारा CHC, जिसको हम बोलते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ये बेसिकली थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन होता है उसका। यहाँ पर लगभग 30 बेड लगे होते हैं आपके। ठीक है ना, तो थोड़ा उसका एक अलग लेवल हो गया, उसका नेक्स्ट लेवल हो गया जिसको हम बोल दिया क्या, CHC यानी कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर यहाँ पे हो गया। तो 30 बेड्स यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। कुछ बेसिक आइडिया यहाँ पे, बेसिक यूनिट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। फिर उसके बाद ना आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो गया या फिर सब डिवीजन लेवल के ऊपर आपका FRU देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? FRU, जिसको हम बोलते हैं क्या, फर्स्ट रेफरल यूनिट। फर्स्ट रेफरल यूनिट। तो आप एक बात नोटिस करो, एक्चुअल में ना हमें यहां पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। रीज़न बीइंग कि यहाँ पर ही अगर हम काफ़ी सारी बीमारियों का, लोगों के जो इश्यूज आ रहे हैं उनको हम रिजॉल्व कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं उतना डिपेंडेंसी बाकियों के ऊपर नहीं आएगी। पर अगर यही अच्छे से अवेलेबल नहीं है या अच्छे से काम नहीं कर पा रहे तो बहुत दिक्कतें आएंगी। तो हमारा जो आयुष्मान भारत का पहला कंपोनेंट है ना, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करता है। तो आपकी ये जो बात मैंने करी थी ना यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर की, वो यहाँ पर टैकल हो जाती है
और आपकी जो उससे बाद वाली जो कुछ और बड़ी बीमारियां होती हैं, यानी कि सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर की, वो आपकी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत कवर हो जाती है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, तो ये फर्क आपको यहाँ पर आयुष्मान भारत मतलब कि क्या क्या चीज़ें हैं और बाकी किस तरह से आपका रूरल चीज़ें यहाँ पे वर्क करती हैं, ये सारे पॉइंटर्स आपको यहाँ पे आई होप समझ आ गए होंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको दे रखी हैं आपकी बुक के अंदर, पर दोज आर मोस्टली रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात कर रखी है आयुष की, मैंने आपके साथ ऑल्दो डिस्कस तो किया, पर वही बातें बता रहे हैं कि आयुष को हम कैसे यूटिलाइज करें, कैसे हमारी यहाँ पर अलग से आयुष की मिनिस्ट्री बना दी गई है ताकि इस डायरेक्शन के अंदर काम किया जा पाए, लोगों के अंदर और अवेयरनेस जनरेट करें इसके रिगार्डिंग। इसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल आपका टीबी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अलग अलग बीमारियां हैं देखो यार हेल्थ के अंदर, आपकी टीबी हो गया, ठीक है, आपका डायबिटीज़ हो गया, बहुत बड़े बड़े इश्यूज इंडिया के अंदर हैं। तो जब हम बात करते हैं ना ट्यूबरक्लोसिस की, तो ये इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट, ठीक है ना, मोस्ट इम्पैक्टेड, मतलब कि अगर दुनिया में अगर आप नोटिस करोगे ना, दुनिया में सबसे ज़्यादा टीबी पेशेंट्स कहाँ पर हैं, तो वो आपको इंडिया में देखने को मिलते हैं। इंडिया ने कोशिश करी है, मतलब एक्चुअल में ना आपको मैं अगर बताऊं तो दुनिया कोशिश कर रही है कि 2030 तक हम टीबी को ख़त्म कर दें, दुनिया से टीबी को हटा दें, पर इंडिया ने बोला है यह वर्ल्ड टारगेट, यह ग्लोबल टारगेट कि 2030 तक हम ख़त्म करना चाहते हैं, पर इंडिया ने बोला है नहीं, हम चाहते हैं 2025 के अंदर ही। ठीक है ना, हमारा कुछ थोड़ा एम्बिशियस टारगेट है, हम बोलते हैं कि यार 2030 बहुत दूर है, हम चाहते हैं 2025 के अंदर ही टीबी को भारत से हटा दें। पर कहीं ना अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो अपने आप में बहुत डिस्करेजिंग है। रीज़न बीइंग कि हम चलो काम कर रहे हैं, बहुत सारी स्कीम्स हैं, पर 2025 तक उस टारगेट को अचीव करना अपने आप में बहुत ही एक मुश्किल टास्क लग रहा है अभी के लिए। तो अभी टीबी वाले सेक्टर के अंदर काम करना ज़रूरी है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे निक्षय पोर्टल हो गया, ठीक है ना, तो ये सारी इस तरह की स्कीम्स यहाँ पे चल रही हैं जहाँ पर जो टीबी से संबंधित पेशेंट्स हैं उनको कुछ मदद दी जा पाए, उनको 500 रुपया महीना भी प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनकी न्यूट्रिशन नीड्स को फुलफिल किया जा पाए। तो इस तरह से हमारे अलग अलग यहाँ पे काम चल रहे हैं ताकि जो भी हमें चैलेंजेस देखने को मिलते हैं इन अ फील्ड ऑफ हेल्थ, उन हेल्थ के इश्यूज़ को हम यहाँ पे सॉल्व कर पाएँ। क्या ये बात क्लियर हुई? तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी डेफिनेटली जैसे कुछ और भी नए इनिशिएटिव्स, जैसे फॉर एग्जांपल आप ई संजीवनी की बात कर लो, ठीक है, ई संजीवनी क्या है, आपकी टेलीमेडिसिन के लिए है। अगर कहीं ना कहीं आप इश्यूज फेस कर रहे हो, ठीक है, तो आप फ़ोन के माध्यम से भी टेलीमेडिसिन करते हुए भी कहीं ना कहीं डॉक्टर की कंसल्टेशन ले सकते हो, उन तक अपनी बीमारी को पहुंचा सकते हो, उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन यहाँ पे ले सकते हो। तो ई संजीवनी भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं पेशेंट टू डॉक्टर कंसल्टेशन का बहुत अच्छा एक तरीका है। साथ में अगर आप नोटिस करोगे ना तो हमारी सरकार की तरफ से नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, यानी कि NDHM, ये भी रन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत देखो कुछ फ़ायदे पता क्या होते हैं। जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, मान लो मैं यहाँ चंडीगढ़ में हूँ, ठीक है, मुझे कोई बीमारी होगी, अब मैं यहाँ पे लोकली किसी से टेस्ट वेस्ट करवाऊँगा, जो भी हो गया, मतलब डॉक्टर्स बहुत सारे टेस्ट रिकमेंड करते हैं, तो मैंने वो टेस्ट वगैरह करवाए, फिर हो सकता है 2 साल बाद मुझे कोई और बीमारी हो जाए, एनीथिंग लाइक दैट। तो पता क्या होता है, मेरा ना बहुत एक लंबी हिस्ट्री रही है कि मुझे क्या क्या बीमारियां हुई थी, मैंने क्या क्या मेडिसिन खाई थी, कैसे कैसे मैं रिकवर किया था, ये बहुत बड़ी हिस्ट्री होती है। कल को मुझे किसी दूसरी जगह के ऊपर, मान लो किसी और डॉक्टर के पास जाना पड़े, कल को जाना पड़ सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं, तो वहाँ पर ना मुझे उसको पूरी हिस्ट्री समझानी पड़ेगी कि यार मुझे 3 साल पहले ये हुआ था, 2 साल पहले ये हुआ था, अभी पिछले महीने ये हुआ था, उसकी ये दवाइयाँ खाई थी। अब हर किसी को तो ये पता नहीं होता। तो एक तरह से ना हमने क्या करा है, सब चीज़ को डिजिटली बनाने की कोशिश करी है। ये एक वॉलंटरी चीज़ है, ठीक है ना। इसके माध्यम से पता क्या होगा, इसके माध्यम से ना आपका पूरा रिकॉर्ड उसमें आ जाएगा, आपने क्या क्या हुआ है आपके साथ अभी तक, किस किस तरह की बीमारियां हुई थी, कैसे आपने उसको टैकल किया, किस तरह की आपकी मेडिसिन चल रही थी, कितनी रिकवरी हो चुकी है उसकी। तो सारा डेटा आपके जब नए डॉक्टर को पता लगेगा, ही ऑलरेडी नोज एवरीथिंग अबाउट यू, उसको आपकी पूरी अच्छे से हिस्ट्री पता है, तो कहीं ना कहीं उसको अगर आपका इलाज करना हो
तो वो थोड़ा बेहतर ढंग से हो सकता है। तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के माध्यम से ना बेसिकली हम यही चीज़ कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि डिजिटल चीज़ों को हम यहाँ पर ना और बेहतर ढंग से यहाँ पे लेकर आ पाएँ। आपकी बहुत सारी हमारी छोटी छोटी एप्लीकेशंस हैं जो डिजिटल फील्ड के अंदर काम कर रही हैं, उनकी जगह हम यहाँ पर उनके अंदर एक कन्वर्जेंस लेकर आ पाएँ ताकि हेल्थ केयर इकोसिस्टम हमारे यहाँ का इम्प्रूव हो पाए। इस वजह से ना मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, कौन सी मिनिस्ट्री, जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा ये चीज़ रन करी जा रही है। एंड यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक अथॉरिटी है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है NHA, यानी कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? क्या ये बात सबको क्लियर हुई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ मुद्दे थे जो हमें थोड़ा हेल्थ के रिगार्डिंग चीज़ें पता होनी चाहिए, थोड़े करंट अफेयर्स पता होने चाहिए। तो मैंने आपको बताया हम डिस्कस करते रहेंगे उनको आने वाले चीज़ों के अंदर। टेलीग्राम के साथ आप जुड़ ही गए होंगे मेरे साथ। ठीक है सर, ये बात तो चलो समझ आई। इसके अलावा देखो ना, मैंने कई बार देखा एसेज वगैरह के अंदर ये काम आता है, इसके रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें। तो वहाँ पर भी ना आप क्या बता सकते हो, आप अलग अलग चीज़ों को कोट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल जो यूके की हेल्थ कवरेज है अपने आप में काफ़ी वो प्रेज्ड होती है, वहाँ का जो सिस्टम है, जो मैकेनिज्म वहाँ पे वर्क करता है, उसका आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो, राइट। आपको यहाँ पे अच्छे एग्जांपल्स देने हो तो केरला का एक एग्जांपल दिया सकता है कि हेल्थ केयर के सेक्टर के अंदर केरला अच्छा काम कर रहा है, तो वहाँ से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं हम यहाँ पर सीख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपकी जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं उनमें अच्छा काम चल रहा है हेल्थ सेक्टर के अंदर। बाकी देखो कुछ कई बार ना ऐसे वगैरह के अंदर आपको कोट्स वगैरह लिखनी हो सकती हैं, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप कुछ कोट्स भी तैयार कर लीजिए। जैसे आप देखते हो ना कि गांधी जी ने भी काफ़ी सारी चीज़ें बोली हैं हेल्थ के रिगार्डिंग, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर ठीक है ना, जैसे बोलते हैं ना कि इट इज़ नॉट मेयरली बेसिकली the real wealth is not the collection of coins and money but it is the collection of good health। ठीक है, इस तरह से कोट है, आप उसको एक बार गूगल सर्च करिएगा आपको मिल जाएगी। साथ में ही आपको बताया जाता है कि और भी बहुत सारी इस तरह की आपको कोट्स यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं जो हेल्थ के साथ लिंक्ड है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उसको देख लो, ठीक है ना। अ साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी। तो कोट्स वगैरह आप थोड़ा अपने एसेस के लिए रेडी कीजिएगा, वो आपको हेल्प करेंगी, ठीक है। कोट्स, कुछ अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस आप नोट कर लीजिएगा। यूके का मैंने आपको बताया, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का बताया, इंडिया में मैंने केरला का आपको एग्जांपल दिया। अभी जो राजस्थान का देखो जो मॉडल है ना, जो अभी चिरंजीवी योजना है, अभी तक उसकी बहुत प्रेस करी जा रही है। आई डोंट नो आने वाले टाइम के अंदर, आज देखो आज 30 तारीख है दरअसल में, ठीक है, 30 नवंबर को मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी 3 तारीख को राजस्थान का रिजल्ट आएगा, पता नहीं क्या होने वाला है। बट कहीं ना कहीं देखो कुछ लोगों ने उस जो हेल्थ इंश्योरेंस की उनकी स्कीम थी, काफ़ी सारे लोग उसको प्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर कहीं ना कहीं लेट्स से कल को गवर्नमेंट रहती है और काफ़ी एक अच्छी स्कीम बन के निकलती है, क्योंकि फ्यूचर में उसका पता लगेगा ना कि एक्चुअल में उसका इम्पैक्ट है क्या। अगर एक्चुअल में इंश्योरेंस स्कीम से उसको लोगों को फायदा हो रहा है तो आप उसको भी एग्जाम्पल दे सकते हो। अगर नहीं होगा तो उसका मत कोट करना, ठीक है। बस मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि इस तरह से ना कुछ स्टेट्स की कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ अच्छी स्कीम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा था आपके साथ आयुष्मान भारत की, तो उनका एग्जाम्पल दिया जा सकता है। ऑल्दो कुछ इश्यूज़ हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आयुष्मान भारत के अंदर ना पता क्या हुआ था, ये जो मैं बात कर रहा था अभी आपके साथ आयुष्मान भारत की यहाँ पे बात कर रहा था ना, ये वाली प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की, तो यहाँ पर देखा गया कुछ फेक लोगों के नाम हैं। कहने का अर्थ क्या कि 5 लाख का कवरेज मिल रहा है साल भर का, ठीक है, मिल रहा है, इंश्योरेंस कवरेज है, पर वहाँ पर ऐसे भी लोगों का नाम था इस इंश्योरेंस के अंदर जिन लोगों की डेथ हुए 1-2 साल हो रखे, तो उनके नाम पे भी चढ़ा जा रहा है। तो कुछ करप्शन के केसेस यहाँ भी देखने को मिल रहे हैं। तो कहने का मेरा मतलब पता क्या है, देखो आप एक चीज़ नोटिस करो, स्कीम्स हमारी सरकारें, चाहे राज्य सरकारें हो, केंद्र सरकार हो, कोशिश अच्छी ही होती है हमेशा, पर कहीं ना कहीं उनके इम्प्लीमेंटेशन के अंदर अक्सर हमारे कुछ चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। तो अगर हम उन इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस को ग्राउंड के ऊपर हम कैसे उनको इम्प्लीमेंट करते हैं ना, ये मैटर करता है कि वो जो पॉलिसी हमारी कितनी ढंग से निकल कर आती है। पॉलिसीज बहुत बनाई जाती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर इम्प्लीमेंटेशन मैटर करता है। और ये इम्प्लीमेंटेशन करता कौन है? आप जैसे IAS ऑफिसर्स।
तो कल को आप लोग जब IAS ऑफिसर्स बनोगे, मेरी उम्मीद रहेगी कि डेफिनेटली आप पॉलिसीज तो बहुत अच्छी बनाओगे, पर साथ साथ उनको इंप्लीमेंट भी करोगे ताकि लोगों को ग्राउंड के ऊपर एक्चुअल में फ़ायदा होगा। क्या ये बात क्लियर है सबको? ठीक है सर, ये तो हमने थोड़ा हेल्थ के बारे में चीज़ें जान ली कि आखिर हेल्थ के बारे में हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके साथ ही ना हमें थोड़ा सा एक चीज़ और पढ़नी है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। एजुकेशन पर आएंगे, चिंता ना करो, पर उससे पहले क्या पढ़ना है, थोड़ा सा न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, न्यूट्रिशन का ना अर्थ अक्सर लोगों को कई बार ना पता नहीं होता कि न्यूट्रिशन का अर्थ क्या होता है। मैं एक्चुअली पहले आपको माल न्यूट्रिशन का मतलब समझा देता हूँ। माल न्यूट्रिशन का उल्टा आपका न्यूट्रिशन आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक हम बात करते हैं माल न्यूट्रिशन की, तो क्या अर्थ होता है इसका? हम बोलते हैं ना कि यार ये पर्सन माल न्यूट्रिशन से पीड़ित है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहली बात आप ये समझो, पहली बात तो इसके अंदर अलग अलग चीज़ें आ सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो किसी पर्सन के अंदर कैलोरी डेफिशिएंसी है, जितना खाना उसको प्रॉपरली मिलना चाहिए उतना उसको नहीं मिल रहा, जिसको हम बेसिकली अंडर नरिशमेंट भी कह सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं ना कि हाँ भैया ये जो पर्टिकुलर पर्सन है ना, ये क्या, ये अंडर नॉरिश्ड है, माल न्यूट्रिशन है, ठीक है। पर ऑन द अदर हैंड आप कई बार देखते हो कि कुछ बच्चे होते हैं जिनका पेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मोटापा आ जाता है। मोटापा भी आपका माल न्यूट्रिशन के अंदर ही आता है, ठीक है। ये मत सोचना कि कहीं ना कहीं कम खाना या फिर प्रॉपर खाना ना मिलना वही माल न्यूट्रिशन है, नहीं। जब आपको मोटापे जैसी बीमारियां आ जाती हैं, मोटापे जैसी प्रॉब्लम्स जब आ जाती हैं, तो वो भी माल न्यूट्रिशन का ही पार्ट है। उसी तरह से एक और आज के समय हमें देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं, क्या है, हम उसको बोला जाता है हम हिडन हंगर। इसका मतलब क्या सर? छुपा हुआ हंगर। इसका अर्थ क्या है छुपा हुआ हंगर का? बहुत सिंपल सा अर्थ है। पता क्या होता है, कई बार आपको खाना तो मिल जाता है पर खाने के अंदर जो जरूरी तत्व होते हैं वो नहीं मिल पाते। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक एग्जांपल समझना कि मान लो ना आपने किसी इंसान को चावल दे दिए, एक आधी कोई और साथ में दे दिया, मान लो एक ही सब्जी दी कोई, मान लो चावल और दाल वो खा रहा है। अब वो सुबह भी चावल दाल खा रहा है, दोपहर में भी चावल दाल खा रहा है, रात में भी चावल दाल खा रहा है। तो आप बोलोगे यार वो खा तो रहा है, पेट तो उसका भर रहा है, कैलोरीज तो उसको मिल रही हैं, पर आप नोटिस कर रहे हो कि उसके पास प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं मिल पा रही। प्रॉपर वाइटामिन हो गया, प्रॉपर जो कहीं ना कहीं आपके खाने के अंदर जो चीज़ें होनी चाहिए ना, जो प्रॉपर जिसको हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो कहीं ना कहीं उसको नहीं मिल रहे। क्या ये बात आप समझ पाए हो? तो इंडिया में ना अगर आज के समय के ऊपर आपकी बॉडी, अगर आप आज के समय के ऊपर जो कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, वो आज के समय के ऊपर दिक्कत ये नहीं है कि लोगों के पास खाना नहीं है, खाना है, पर उनके पास जो इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आयरन हो गया, आपके वाइटामिन हो गया, ये सारी चीज़ें ना होना, दिस इज व्हाट हिडन हंगर, ठीक है ना। तो सिर्फ खाना दे देना ही काफ़ी नहीं है लोगों को, उनको अच्छा खाना देना, वो खाना जो हर एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर पूरा, वो खाना देना जरूरी है। तो हिडन हंगर आज के समय इंडिया में चैलेंज है, तो इसको हमें यहाँ पे ठीक करना होगा। कई बार आप देखते हो ना यार, कुछ बच्चे होते हैं कई बार, ठीक है ना, कि उनकी हाइट बढ़ती रहती है पर वो बिल्कुल दुबले पतले रह जाते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा भी उनका वेट नहीं बढ़ता, मतलब बिल्कुल ना कि हड्डी जैसा जिसको बोलते हैं ना, वो वाली चीज़ हो जाती है। कई बार बच्चों की उम्र बढ़ती रहती है पर उनकी हाइट नहीं बढ़ती। उनके पीछे का कारण इनमें से कुछ ना कुछ होता है कि या तो प्रॉपर खाना नहीं मिला, प्रॉपर मतलब मोटापा आ गया है, या फिर हिडन हंगर हो गया है, इस तरह के कुछ कारण होते हैं। और यहाँ पर ना अगर आपको न्यूट्रिशन को कहीं ना कहीं ठीक करना है तो एक कॉन्सेप्ट यूज होता है जिसको बोलते हैं हम फर्स्ट 1000 डेज। किसका कॉन्सेप्ट है? फर्स्ट 1000 डेज। देखो बच्चों की बात ना ज्यादा मैं इसलिए कर रहा हूं यहाँ पे, रीजन बीइंग था कि कहीं ना कहीं बड़े होकर आप कैसा बनोगे बचपन में ही डिसाइड हो जाता है। आपने भी सुना होगा कि जो एक बच्चे का जो दिमाग होता है ना, वो डेवलप कब होता है? स्टार्टिंग के ईयर्स के अंदर ही ज़्यादातर डेवलपमेंट हो जाती है। उसी तरह से आपकी जो न्यूट्रिशन वाली चीज़ें हैं ना, अगर मान लो बचपन के अंदर जो स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स होते हैं उसके अंदर अगर उसको अच्छा न्यूट्रिशन ना मिला तो ज़िंदगी भर उसको कुछ ना कुछ बीमारियां रहती ही रहती हैं।
तो यहाँ पर जो बात हुई ना फर्स्ट 300 डेज, बेसिकली आपके ये लगभग ना आपके जब आपकी मदर होती है, जब मदर प्रेग्नेंट होती है तो उसके जो 9 महीने हो गया, और कहीं ना कहीं जब बच्चे का बर्थ हो जाता है उसके बाद के जो अगले 2 साल होते हैं, इनको आप टोटल करोगे ना तो ये लगभग 270 दिन आएंगे और ये आपके लगभग 730 दिन आएंगे। ये दोनों को ऐड करोगे ना तो वो 1000 दिनों की बात हो जाती है कि माँ के पेट के अंदर जब आपके 9 महीने होते हैं और जब आपके बर्थ के जस्ट बाद आपके जो 2 साल होते हैं, ये 1000 दिन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर किसी महिला को जो मतलब जिसको जो प्रेग्नेंट है बेसिकली, अगर उसको अच्छा न्यूट्रिशन ना मिले, आपने देखा होगा ना, बोलते हैं ना कि जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं उनको अच्छा खाना खाना पड़ेगा, प्रॉपर अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, बोलते हैं ना, तो मदर के लिए तो जरूरी है ही है, बट आपके बच्चे के लिए उतना भी जरूरी है। वो जो बातें हम कर रहे हैं ना, IMR, मैंने MMR बताया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हो गया, अगर इनको हमें सुधारना है ना तो हमें यहाँ पर हॉस्पिटल्स के अंदर चलो डिलीवरी करवानी जरूरी है, बट उसके साथ ही साथ इन दोनों चीजों का भी ध्यान रखना उतना ही ज्यादा जरूरी है। बच्चों का बर्थ हो जाएगा पर उनको अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, दिक्कतें आएंगी। महिला को अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वहां पे दिक्कतें आएंगी। तो ये टाइम अपने आप में ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी बच्चे के लिए, और जो मदर है स्पेशली उनके लिए तो डेफिनेटली वो इंपॉर्टेंट होता ही होता है। तो यहाँ पर फोकस इनके ऊपर होना चाहिए अगर हम चाहते हैं जो माल न्यूट्रिशन जैसा चैलेंज है, अगर हम उसको टैकल करना चाहते हैं। अब देखो, एक ना हर साल एक रिपोर्ट आती है जिसको हम बोलते हैं क्या है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये हम करंट अफेयर्स के अंदर डिस्कस करेंगे क्योंकि आपको इसके जो नए पैरामीटर्स आएंगे ना, नए पैरामीटर्स नहीं, नया डेटा आएगा, वो आपको पता होना चाहिए। पर इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर ना इंडिया की रैंकिंग बहुत खराब आती है हर साल। अब किसी भी साल का देख लो, पिछले 4-5 साल के अंदर आपको बहुत खराब रैंकिंग देखने को मिलेगी। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं अगर पैरामीटर की बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल स्टंटिंग, देखो पिछले लेक्चर्स के अंदर मैं स्टंटिंग वेस्टिंग समझा चुका हूं। ये स्टंटिंग हो गया, वेस्टिंग हो गया, बेसिकली लो वेट टू हाइट और लो हाइट फॉर एज। जब ये चीजें होती हैं कि आपकी हाइट बढ़ रही है, आपका वेट नहीं बढ़ रहा, या आपकी एज बढ़ रही है, आपकी हाइट नहीं बढ़ रही, तब ये चीजें हो रही हैं। इसके पीछे कारण भी कहीं ना कहीं आपका प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिल पाना ही होता है। तो इंडिया में ग्लोबल हंगर इंडेक्स आप जानते हो, ठीक है, एक काफ़ी इश्यूज़ हैं मतलब ग्लोबल हंगर इंडेक्स के रिगार्डिंग, बट आपको ये भी बातें पता होनी चाहिए इसके रिगार्डिंग। तो कुछ ना सरकार इसके रिगार्डिंग काम भी कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल सरकार की तरफ से जो पोषण अभियान है, ये क्यों लेकर आया गया है, इसीलिए तो है कहीं ना कहीं यहाँ पर हम प्रॉपर पोषण, ठीक है ना, इनको यहाँ पे दे पाए। क्लियर। आपके स्कूलों के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल आपकी मिड डे मील स्कीम चलती है। देखो मिड डे मील स्कीम के वैसे तो कई ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग बोलते हैं कि बच्चे स्कूलों तक आएँ, बिल्कुल ठीक बात है, बच्चे स्कूलों तक आ जाते हैं मिड डे मील स्कीम की वजह से, बट साथ ही साथ उनको वहाँ पे पौष्टिक आहार भी तो मिलता है, बच्चों की डेवलपमेंट भी तो होती है। तो मिड डे मील स्कीम भी यहाँ पे हमारी हेल्प करती है। ऊपर से हम जैसे हम बात करते हैं ईट राइट इंडिया कैंपेन की, ठीक है ना, ये क्या है, ईट राइट इंडिया हो गया, फिट इंडिया कैंपेन हो गया। ये क्या बातें करी जा रही हैं, ये बातें इसीलिए है ना कि लोगों के अंदर अवेयरनेस पहुंचे कि भैया अपने आप को तंदुरुस्त रखो। ये सब फास्ट फूड, बर्गर्स, ठीक है ना, पिज्जा, ठीक है, मैं इनके अगेंस्ट नहीं हूँ, बट पॉइंट समझो कि ये फास्ट फूड होते हैं, ठीक है ना, कहीं ना कहीं इससे आपकी जो सेहत वगैरह होती है वो आप जानते हो, ठीक है ना, आपकी मम्मियाँ आपको बहुत अच्छे से बता देंगी इनके क्या क्या नुकसान होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ईट राइट इंडिया मूवमेंट क्या है कि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस बढ़ाओ यार कि हाँ यार सही खाना खाओ, ये जो तली हुई चीज़ें हैं इनको कम से कम खाओ, ठीक है ना। स्टंटिंग हो गया, एक महिलाओं के अंदर जो अनीमिया जैसी दिक्कतें आती हैं उसको हम पोषण अभियान के थ्रू यहाँ पर ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में एक और चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं क्या है, जिसको बोला जाता है फूड फोर्टिफिकेशन। इसके अंदर पता क्या होता है, इसके अंदर ना आपके जो खाना होता है उसके अंदर हम कोई चीज़ डाल देते हैं। सर क्या मतलब, आपने कभी नमक की ऐड देखी है, शायद देखी होगी, बिल्कुल देखी होगी, ठीक है, टाटा वगैरह किसी का भी नमक आता है, कई बार आपने पढ़ा है आयोडीन युक्त नमक, सुना इसको, आयोडीन युक्त नमक। क्या मतलब होता है इसका, एक्चुअल में ना आपके नमक के अंदर जो आपका सॉल्ट होता है उसके अंदर आयोडीन को मिला दिया गया है। क्या कर दिया गया है, नमक के अंदर आयोडीन को मिला दिया गया है। सर क्यों, इसलिए मिला दिया गया है कि जब आप नमक खाओगे
तब उसके साथ ही नमक के साथ आपके अंदर आयोडीन भी चला जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। तो आपकी बॉडी के अंदर ना आयोडीन की कमी नहीं होगी। ओके, तो अगर सर आयोडीन की कमी हो जाती तो क्या होता? अरे आपके गॉइटर वगैरह हो जाता है, वो गले के ऊपर आप देखते हो, उसको गॉइटर बोलते हैं। तो इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो अगर आप अलग से थोड़ी आयोडीन खाओगे, तो हमारी सरकार ने क्या बोला? सरकार ने बोला अच्छा आयोडीन, आपका नमक खा रहे हो, नमक के अंदर ही थोड़ा सा आयोडीन मिला दो, तो नमक खाने के साथ साथ आपके पेट के अंदर आयोडीन भी चला जाएगा और आपके अंदर आयोडीन की कमी नहीं होगी। समझे? आपके चावल देखते हो, चावल, आपके चावल भी जो होते हैं ना, उनमें जनरली आपको कुछ हद तक आपको थोड़ा सा विटामिन ए डाला जाता है। कौन सा? विटामिन ए। गोल्डन राइस आपने सुना होगा, उसके अंदर विटामिन ए डाला जाता है। इसको बोलते हैं क्या कि चावल के अंदर विटामिन ए डाल दिया। इससे क्या होगा? आप चावल तो खाते ही हो, बिल्कुल खाते हैं सर। तो चावल खाओगे ना, तो चावल के खाने के साथ साथ आपको विटामिन ए भी मिल जाएगा, तो विटामिन ए की कमी नहीं रहेगी। इसी को बोला जाता है फूड फोर्टिफिकेशन। आप किसी ना किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट के साथ, माइक्रो न्यूट्रिएंट के साथ, कुछ विटामिन्स के साथ, कुछ मिनरल्स के साथ, इस तरह जो चीज़ें कर रहे हो, ये आपको यहाँ पे हेल्प कर देती हैं ताकि उसकी कमी आपके अंदर बिल्कुल भी ना हो। क्या ये बात समझ आई? ठीक है। बाकी और एक दो स्कीम्स आप देख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल जब कोविड-19 पैंडेमिक था तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो गया। अब तो इसको अभी रिसेंटली न्यूज़ थी कि 5 साल के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। बाकी आप याद करो, जब हमने एग्रीकल्चर वाला टॉपिक्स पढ़े थे, जब फूड सिक्योरिटी की बात करी थी, तो मैंने आपको वहां पर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA इसके बारे में भी बताया था। तो ये जो पर्टिकुलर एक्ट्स हैं, जो पर्टिकुलर इस तरह की स्कीम्स हैं, ये कहाँ पर हमें हेल्प कर रही हैं? आप बोलोगे सर ये सारी चीज़ें हमें न्यूट्रिशन के अंदर हेल्प कर रही हैं, हमारे लोगों तक, हमारे बच्चों तक, सब तक अच्छा न्यूट्रिशन पहुँचे, ये सारी चीज़ें उसके अंदर ही हमारी हेल्प कर रही हैं, ताकि कहीं ना कहीं जो न्यूट्रिशन के पैरामीटर्स हैं वो यहाँ पर हम इम्प्रूव कर पाएँ, लोगों तक अच्छी रिसोर्सेज पहुँच पाएँ ताकि उनको मदद हो पाए। आई होप ये जो पॉइंट था ना आपका न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग, ठीक है। एक नीति आयोग की स्ट्रेटजी भी है, अब तो पुराना हो गया वैसे, उसको नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी बोलते हैं, 2017 की जो नीति आयोग लेकर आई थी, कैसे इसको इम्प्रूव करना है। तो यही जो सारी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस करी ना, वही सारी बातें यहाँ पर आपकी स्कीम्स के अंदर कन्वर्जेंस होना चाहिए। ये सारी बातें यहाँ पे नीति आयोग ने लेकर आई थी, नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी 2017, जिसको कौन लेकर आया था? नीति आयोग। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो हमें विद रिगार्ड्स टू न्यूट्रिशन और जो हेल्थ हमें पता होने चाहिए थे। अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जनरल स्टडीज पेपर 3 तो है ही है, बट एट द सेम टाइम आपका जो GS पेपर 2 है उसके पर्सपेक्टिव में भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हेल्थ वाला टॉपिक तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम चलेंगे कहाँ पर? अब हम चलेंगे हमारे जो एजुकेशन वाला टॉपिक है ना, उसकी तरफ चलेंगे। थोड़ा समझते हैं इसको। ऑल्दो ज़्यादा आपकी बुक में दिया नहीं हुआ, पर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, एजुकेशन का जो टॉपिक है ना, आपने अगर PYQs देखे होंगे, स्पेशली PYQs में एसेज की बात कर रहा हूँ, इकोनॉमी छोड़ो, एसे की बात कर रहा हूँ, तो एसेज में भी ये टॉपिक बहुत बार पूछा जाता है। तो इनफैक्ट वहाँ पर भी ना आप जो इसकी स्टार्टिंग है काफ़ी अच्छे ढंग से कर सकते हो। आप अलग अलग कोट्स वगैरह दे सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अरिस्टोटल ने बोला है कि एजुकेटिंग द बॉडी विदाउट एजुकेटिंग द माइंड, आपने माइंड को एजुकेट कर दिया विदाउट एजुकेटिंग द हार्ट इज नो एजुकेशन एट ऑल। कई बार होता है ना कि हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, साइंस हो गया, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, पर अगर आपने किसी के दिल को ही एजुकेट नहीं किया कि लोगों के अंदर कैसे प्यार की भावना आए, वो कोई भी एजुकेशन नहीं है, ऐसा अरिस्टोटल ने माना था। इसी तरह से महात्मा गांधी जी ने बात करी है कि नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, समझ रहे हो, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर इज अ सिन। आप जब एथिक्स आपको सर पढ़ाएंगे ना, तो आपको 7 सिंस के बारे में बताएंगे गांधी जी के। उसके अंदर गांधी जी ने एक सिन की बात करी है कि अगर आपने नॉलेज मिल गई आपको, पर आपका कैरेक्टर डेवलप नहीं हुआ, ये अपने आप में एक पाप है। तो क्यों बता रहा हूं? क्योंकि देखो आपकी बुक में ज्यादा नहीं दिया होगा, मैं आपको एडिशनली चीजें बता रहा हूं। बुक में तो देखो इतनी रेलेवेंट चीजें नहीं थी, आपके एग्जाम के लिए जो चीजें रेलेवेंट होंगी ना, वो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस तरह के अच्छे अच्छे कोट्स, आप अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स यहाँ पे डेफिनेटली दे सकते हो। अब थोड़ा और हम अगर इसमें अंदर चले ना, तो आपको एक चीज़ रियलाइज करनी होगी कि यहाँ पर आपकी बहुत सारी पॉलिसीज़ रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी 1968 की पॉलिसीज़ हैं, कोठारी कमीशन था 1964 का, 1986 की पॉलिसी रही हैं। पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है?
वो है आपकी 2020 की। क्या है, आपने सुना होगा इसका, NEP 2020, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी चल रही है ना, वो आपके लिए जानना जरूरी है। और इवन अगर आप पिछले 3 से 4 साल के अगर आप पेपर्स देखो, 2020 ऑनवर्ड्स अगर आपने यूपीएससी के एग्जाम्स देखे होंगे, चाहे उसमें हम प्रीलिम्स की बात करें, चाहे उसमें हम बात कर दें मेंस की, तो आप एक बात रियलाइज करोगे, क्या आपको एक बात रियलाइज होगी कि हर साल ना यहां से क्वेश्चन आया ही आया है। एक्चुअल में आप नोटिस करना, एनईपी काम क्या कर रहा है, एनईपी के माध्यम से हम ये इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जैसे आपकी खर्चा होता है, आपकी जो स्पेंडिंग होती है आपकी एजुकेशन सेक्टर के अंदर, हम उस स्पेंडिंग को बढ़ाएं। यहाँ पे फोकस है कि हम जो अपनी स्पेंडिंग है ना उसको 6% तक पहुंचाएं ऑफ जीडीपी। ठीक है, 6% तक लेके जाने का हमारा यहाँ पर टारगेट है, न्यू एजुकेशन जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 के अंतर्गत। इसके अलावा अगर आप और समझो तो आप क्या रियलाइज करोगे, आप रियलाइज करोगे कि पहले हम फॉलो करते थे कौन सा सिस्टम, आप बोलते सर पहले हम 10+2 सिस्टम फॉलो करते थे, अब हम इसकी जगह आ गए हैं कौन से सिस्टम के ऊपर, हमारा जो 5+3+3+4 सिस्टम होता है। समझना इस बात का अर्थ क्या है, एक्चुअल में ना अब हम स्कूल से पहले की जो प्री स्कूल एजुकेशन है उसके ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। ध्यान से समझना इस बात को, मैं समझाता हूँ। होता क्या ना, हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक है ये वाले 5 साल, फिर उसके बाद आपके अगले 3 साल, फिर अगले 3 साल, और आखिर में टॉप के 4 साल। समझ रहे हैं इस बात को। ये वाले ऊपर के 4 साल पता क्या है, ये है आपके क्लास 9 से लेकर क्लास 12वीं तक। 4 साल हुए ना, 9th 10th 11th 12th, ये 4 साल टॉप वाले तो ये हो गया। ये 3 साल कौन से हैं, ये हैं आपके क्लास 6 से लेकर क्लास 8th वाले, 6ठी से लेकर 8वीं कक्षा वाले। ये हो गया आपका, सॉरी ये वाले हो गए कौन से आपके, ये वाले 3 साल हो गए आपके जो क्लास 3 to 5 है। और ये वाले जो हो गए आपके जो आप जब ऐसे आप नर्सरी वगैरह में जाते हो, वो वाले साल बेसिकली आपके, ठीक है ना। तो आपकी क्लास 1 और 2 भी आ रही है, पर उससे पहले की जो भी होती है आपकी LKG UKG, ठीक है ना, जो नर्सरी वगैरह होती है, प्री स्कूलिंग होती है, आंगनवाड़ी होती है, वो सारे 5 साल यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस वजह से इस सिस्टम का नाम क्या है, 5+3+3+4। ठीक है, अब सर ऐसे नाम क्यों दे दिया ऐसे 5+3+3+4, क्योंकि यहां पर ना हम कर क्या रहे हैं, हर स्टेज के अंदर आप बच्चे की मानसिकता को समझो। यहां पर बच्चा कुछ अलग तरह से सोचता है, यहां पर थोड़ा अलग तरह से सोचता है, और उस तरह से उसकी सोच बदलती है। तो जैसे बच्चे की सोच बदल रही है, उसको पढ़ाने का तरीका, पढ़ाने के तरीके को क्या बोलते हैं हम, पेडागॉजी, उसको में तो बदलाव लाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पे आप खुद देखो ना, बच्चा अभी आंगनवाड़ी के अंदर है या फिर बिल्कुल अभी फाउंडेशनल स्टेज के अंदर है, तो इसका नाम ही हमने क्या रख दिया, इसका नाम रख दिया फाउंडेशनल स्टेज। इस स्टेज के अंदर हम क्या करेंगे, इस स्टेज के अंदर ना बच्चों को खेल कूद के माध्यम से कुछ नई नई चीजें सिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया हमारा फाउंडेशनल स्टेज। अगली स्टेज को हम बोलते हैं प्रेपरेटरी स्टेज। ठीक है, पढ़ाने का तरीका अलग अलग होगा हर स्टेज के अंदर, सॉरी ऊपर लिखना है, ठीक है। ये यहाँ पे ये वाली स्टेज जो है आपकी, ये है आपकी कौन सी, प्रेपरेटरी स्टेज। ये वाली स्टेज आपकी आ जाती है इसको नाम बोलते हैं मिडल स्टेज। उसके अलावा जो आपकी टॉप मोस्ट स्टेज आती है उसको हम नाम दे देते हैं क्या, उसको हमने नाम दे दिया आपका सेकेंडरी स्टेज। ठीक है सर, तो ये तो एक बात हुई। और क्या है हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, नेशनल एजुकेशन के अंदर आपका PM श्री स्कूल्स, क्या हो रहा है, PM, ठीक है, PM श्री स्कूल्स की बात करी गई है। सर इसका क्या अर्थ है PM श्री का, पहले श्री की फुल फॉर्म देखो। श्री की फुल फॉर्म है स्कूल्स फॉर राइजिंग
इंडिया। ओके, क्या काम कर रहे हैं इसका? पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। दरअसल में ना इसके अंतर्गत हमारे देश में से लगभग 14,500 जो स्कूल्स होंगे, हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनको पहचानेंगे। ठीक है, पहचान लिया। कैसे पहचानेंगे? कौन से स्कूल थोड़ा बढ़िया काम कर रहे हैं उस हिसाब से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में से हम यहाँ पे ये चीज़ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जब हमने इन स्कूलों को पहचान लिया, फिर क्या करेंगे? क्या इनके साथ इनको ना बहुत अच्छा बनाएंगे। सर बहुत अच्छा कहने का मतलब क्या? वहाँ पर अच्छे आपके स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे अच्छा होगा। ठीक है, वहाँ पर सैनिटेशन अच्छा होगा। ठीक है, सैनिटेशन सब में ही अच्छा होगा, पर इनको बहुत बढ़िया बनाना है। यहाँ पर आपको ये ग्रीन स्कूल्स बनेंगे। यहाँ पर जो भी सारी चीज़ें होंगी ना, आपकी अलग अलग जो फैसिलिटीज़ होंगी, वहाँ पर एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ें पीएम श्री के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएंगी। बेसिकली ना आपके स्कूल्स को बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अपग्रेड कर रहे हैं अंडर पीएम श्री। और ये वाली जो आपकी स्कीम है ना, पीएम श्री स्कीम, बहुत न्यूज़ में रहती है, बार बार 2-3 बार आ गई पिछले साल के अंदर। तो ये वाली जो स्कीम है आपके लिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्पॉन्सर्ड का अर्थ क्या होता है? स्पॉन्सर्ड का अर्थ होता है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का, कि कुछ पैसा ऐसा होगा जो आपकी केंद्रीय सरकार देगी और कुछ पैसा ऐसा होगा जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट से आएगा। दोनों के बीच में पैसा शेयर हो रहा है। ये आपकी पीएम श्री स्कूल आपकी स्कीम है। यही एक आइडिया था आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत। उसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने निष्ठा की बात करी। निष्ठा, इसका क्या मतलब है सर? निष्ठा का, निष्ठा स्टैंड्स फॉर नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स and teachers holistic assessment। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? आपके जैसे स्कूल हेड्स हो गया, आपके प्रिंसिपल्स हो गया, उनके लिए एक तरह का उनकी ट्रेनिंग, उनकी यहाँ पे क्या करवाई जा रही है? उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करी जा रही है। ये आपका निष्ठा हमें इसके अंतर्गत देखने को मिल जाता है। तो निष्ठा भी अपने आप में ना स्कूल में टीचर्स वगैरह की, ठीक है ना, उनकी यहाँ पे कहीं ना कहीं उनकी बेहतरी करी जा रही है। राइट, तो ये एक चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसके अलावा भी आपकी और भी डिफरेंट यहाँ पे चीज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल है, एक है आपका परख। परख क्या होता है? आप बोलते हो ना किसी को परखो यार, अच्छे से परखो, किसी बच्चे को परखो, क्या मतलब होता है? उसकी असेसमेंट करना। तो परख क्या है? बेसिकली असेसमेंट के लिए है। और यहाँ पर जो हम किसी की, जैसे किसी बच्चे की असेसमेंट करनी है, तो बेसिकली ना वो एक हॉलिस्टिक असेसमेंट होनी चाहिए। कहने का अर्थ क्या? उसको सारे के सारे पैरामीटर्स पे असेस करो। जैसे देखो, जब मैं पढ़ता था, आपको सही बताऊं तो बहुत सारा ना हमें चीज़ें रटनी पड़ती थी, बहुत सारी चीज़ें रटवाई जा रही हैं दिन भर। मतलब स्कूल्स के अंदर यही चीज़ होती थी मेरे टाइम के ऊपर तो एटलीस्ट। आज के समय के ऊपर चीज़ें थोड़ी बदल गई हैं। आज के समय के ऊपर ना बच्चों को जो चीज़ें हैं उनको मेज़र करने का तरीका बस एग्जाम्स के माध्यम से नहीं, उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट किस तरह से हो रही है, उसके लिए हमारे यहाँ पे ये असेसमेंट का तरीका है जिसका नाम है परख। परख की आप फुल फॉर्म भी लिख सकते हो। परख की फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये भी नेशनल असेसमेंट सेंटर हमें देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे ना अलग अलग बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। इनफैक्ट ना यहाँ पे आपका और इनिशिएटिव्स की अगर मैं बात करूँ तो आपके जैसे पहले होते थे ना मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आपका आर्ट्स, इनमें बहुत ज़्यादा सेपरेशन थी। ये अपने आप में ना अलग अलग कंपार्टमेंट्स थे, ये बिल्कुल अलग, ये बिल्कुल अलग, ये बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग। अब क्या हो गया है, इनके बीच में जो सेपरेशन थी ना,
कहीं ना कहीं ये खत्म कर दी गई है। बेसिकली नो हार्ड सेपरेशन between आर्ट्स एंड साइंस। इनके बीच में कोई भी हार्ड सेपरेशन नहीं है। अगर आपको कल को लगता है कि यार मुझे ना अपना फिजिक्स के साथ कोई हिस्ट्री सब्जेक्ट को लेना है, टॉपिक को लेना है, तो आप वो भी ले सकते हो। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। उसी तरह से आपके जो बच्चे हैं उनके अंदर ना नंबर्स के रिगार्डिंग चीज़ें बनी, ठीक है ना। उसके लिए हमारा यहाँ पर एक निपुण इनिशिएटिव है। क्या है? निपुण भारत भी कह सकते हो, निपुण इनिशिएटिव भी आप कह सकते हो। तो ये यहाँ देखने को मिल जाता है जिसका नाम है निपुण भारत। निपुण भारत का अर्थ क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी in reading, National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy। ये हो गया आपका निपुण भारत इनिशिएटिव। इसके माध्यम से ना कि लिटरेसी हो गया, न्यूमरेसी हो गया, बच्चों के रिगार्डिंग रीडिंग राइटिंग, इस तरह की चीज़ें, इनके इस तरह की जो क्वालिटीज़ होती हैं बच्चों के अंदर वो बढ़ पाएँ, ये यहाँ पर फोकस है, ठीक है ना। साथ ही साथ ऑनलाइन लर्निंग हो गया, ठीक है, डिजिटल लर्निंग हो गया, इसको हम यहाँ पे और बढ़ा पाएँ। आप सभी ने जैसे ना दीक्षा प्लेटफॉर्म के बारे में सुना होगा, डिजिटल, ठीक है, मैं दीक्षा की भी फुल फॉर्म लिख देता हूँ, डिजिटल इनिशिएटिव फॉर नॉलेज शेयरिंग एंड होलिस्टिक असेसमेंट, ठीक है ना। तो दीक्षा आपका हो जाएगा। इसके अलावा आपका जैसे PM ई विद्या है, ठीक है ना। तो ये सारी कुछ अलग अलग आपके पोर्टल्स, आपके इस तरह के इनिशिएटिव्स हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, इसका फुल फॉर्म लिख लो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। उसी तरह से यहां पर क्या आ जाएगा? PM ई विद्या, ये भी इसी डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो इस तरह से जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर बहुत सारे इस तरह के स्टेप्स हैं। इवन आपका जो एक ना ABC की बात भी करी गई है। ABC क्या होता है? आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, ठीक है। कई बार होता है ना कि बीच में छोड़ के जाना पड़ता है, तो आप 1 साल पढ़े हो तो उसके आपके क्रेडिट्स जुड़ जाएंगे। इस तरह बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे स्टेप्स लिए जा रहे हैं ताकि आपका जो एजुकेशन है उसको बेहतर बनाया जा पाए, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक बहुत ही अच्छा कदम है। तो ये तो बातें सर हमने करी जो अभी बात चल रही है, पर इसके अलावा भी ना हमारे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम के अंदर आके दिक्कतें क्या हैं, हमने वो डिस्कशन नहीं किया। देखो रीज़न आपका ठीक है, पर आप खुद बताओ, क्या आप ये बात मुझे नहीं बता पाओगे कि आपके एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्या क्या दिक्कतें हैं? आंसर इस बहुत आसानी से बता पाओगे, बट ठीक है, फिर भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे कि क्या भैया क्या दिक्कतें हैं, क्यों इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। पहली बात तो आप ये समझो कि आप ना अपनी एजुकेशन को ही देख सकते हो। एक हो गया आपका जो स्कूल एजुकेशन हो गया, ठीक है ना, उसके अंदर भी आप फर्दर बाइफर्केशन चाहो तो प्राइमरी सेकेंडरी में कर सकते हो। एक आपका जो हायर एजुकेशन होता है, अब दोनों के अंदर आप कुछ ना कुछ दिक्कतें पा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक दिक्कत आती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी टीचर्स की क्वालिटी की इशू आ सकता है कि प्रॉपर टीचर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। टीचर्स अवेलेबल हैं, ठीक है, वही याद रखो, टीचर्स या तो आते नहीं है स्कूल, अवेलेबिलिटी नहीं है। अवेलेबिलिटी है तो कहीं ना कहीं उनके अंदर क्वालिटी नहीं है, ये एक कंसर्न हो सकता है। बाकी देखो यहाँ पर ना आपको एक वुमेन का एंगल जरूर डालना पड़ेगा, मतलब वुमेन नहीं, जो गर्ल चाइल्ड की बात कर रहा हूँ।
हमारे ना देखो स्कूल्स में आजकल चलो टॉयलेट्स बन गए हैं, पर फिर भी अगर आप नोटिस करोगे ना तो टॉयलेट्स की तो क्वालिटी अच्छी नहीं होती, और बहुत सारी बच्चियां इस वजह से स्कूल नहीं जा पाती कि उनको वहाँ पे प्रॉपर टॉयलेट फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। तो ये एक रीज़न हो गया। तो इस तरह से आपके ना बहुत सारे रीज़न देखने को मिल जाएंगे। बाकी देखो कहीं ना कहीं यहाँ पर दोनों जगह ही आप देख रहे हो कि सरकार का जो पैसा है, जो फंडिंग वगैरह होती है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे इश्यूज़ देखने को मिलते हैं कि सरकार की तरफ से उतना पैसा नहीं दिया जाता। मैंने आपको बताया ना कि 6% तक रेस करना है, पर अभी तक हम वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं। उसी तरह से एक मुद्दा आता है विद रिगार्ड्स टू लर्निंग आउटकम्स। सर ये क्या चीज़ है लर्निंग आउटकम्स, समझाता हूँ। एक आपके यहाँ पे ना एक एनजीओ है जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम प्रथम एनजीओ, ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। आप पढ़ोगे इसको गवर्नेंस के अंदर एनजीओ क्या होती हैं। तो प्रथम एनजीओ है एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा एक रिपोर्ट निकाली जाती है जिसका नाम है एसर रिपोर्ट। क्या रिपोर्ट है? एसर रिपोर्ट। एसर की फुल फॉर्म क्या होती है? एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, ठीक है, ठीक है। ये आपकी एक होती है एसर रिपोर्ट होती है। अब जब मैं बात करता हूँ ना एसर रिपोर्ट की, तो एसर रिपोर्ट के द्वारा बहुत सारी खामियां यहाँ पर गिनाई जाती हैं कि किस तरह से एनुअल सर्वे कह लो, एनुअल स्टेटस भी कह सकते हो, एनुअल स्टेटस लिख लो इसको, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट के माध्यम से ना कहाँ कहाँ पर क्या दिक्कतें आ रही हैं वो बताई जाती हैं। तो इस रिपोर्ट के अंदर अक्सर ये बात बताया जाता है कि मान लो कोई बच्चा ना 5वीं क्लास के अंदर है, ठीक है। अब इंडिया में ना नो डिटेंशन पॉलिसी आप जानते होंगे कि बच्चों को हर साल आप पास करते रहते हो, फेल कर ही नहीं रहे हो। तो होता पता क्या है, मान लो कि बच्चा 5वीं क्लास में अंदर पढ़ रहा है ना, पर ये 5वीं क्लास का बच्चा भी 2nd क्लास के जो बच्चे को सम्स आने चाहिए, जो भी उनको आना चाहिए, वो चीज़ें भी इसको पता नहीं है। कहने का मतलब क्या, अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि यार 2nd क्लास के अंदर हो सकता है कुछ बेसिक एडिशन आती हो, एग्जाम्पल जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मान लो 5+3 करना है, एग्जाम्पल कि 2nd क्लास के बच्चे को ये आना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि 5वीं क्लास के बच्चे को भी वो वाले क्वेश्चंस नहीं कर पा रहा। तो लर्निंग आउटकम बहुत ही पुअर हैं। आपके बच्चे अगली क्लास में जाए जा रहे हैं, 2nd, 3rd, 4th, 5th में जाए जा रहे हैं, पर उनको पहले का पता ही नहीं है। एक नो डिटेंशन पॉलिसी जो है ना कि आपने बच्चों को पास कर दिया, इर्रिस्पेक्टिव उसको कितना आता है। तो 5वीं क्लास का बच्चा 2nd क्लास के सम नहीं कर पा रहा, तो इंडिया में लर्निंग आउटकम बहुत पुअर है, ऐसा ये रिपोर्ट बताती है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। ठीक है सर, ये बात पता लग गई। और क्या क्या किस तरह के इश्यूज हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बाकी देखो यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे, इसको आप थोड़ा स्किल्स के साथ भी जोड़ सकते हो। आपकी जैसे फॉर एग्जांपल R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन के अंतर्गत ही आ जाता है, बिल्कुल। तो वहाँ पर भी हमारा जो खर्चा है वो GDP का 1% से भी कम है, ठीक है, लेस देन 1% ऑफ GDP। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन की क्वालिटी उससे भी फिर इम्पैक्ट होती ही होती है, बिल्कुल ठीक बात है। तो इस तरह से आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर इश्यूज बहुत सारे और भी आप फर्दर देख सकते हो कि बच्चों को दिक्कत आती है स्कूल तक पहुँचने के लिए, ठीक है ना। कई बार डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, राइट, कि कई जगह के ऊपर अभी भी जैसे ना कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो स्कूलों के अंदर एक डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं कास्ट के बेसिस के ऊपर या रिलीजन के बेसिस के ऊपर। हर जगह नहीं कह रहा, कुछ कुछ जगह के ऊपर ऐसे भी इश्यूज हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये कुछ कंसर्न्स हैं। बाकी आप फर्दर आप लोग भी जानते होंगे, ठीक है ना, हायर एजुकेशन जैसे बहुत एक्सपेंसिव है इंडिया के अंदर, ऑल्दो पूरी दुनिया में ही एक्सपेंसिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर फिर भी बहुत सारे जो क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे IIMs वगैरह, वो अपने आप में काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो इस तरह के कुछ कुछ कंसर्न्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं जिनके ऊपर थोड़ा काम करना भी बचा हुआ है। और क्वालिटी का इशू देख लो, प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, लिटरेसी रेट तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। लिटरेसी रेट की अगर मैं बात करूं तो लिटरेसी रेट आप 2011 सेंसस का देखो एक बार, 2011 सेंसस की अगर हम लिटरेसी रेट बात करेंगे ना, तो जो मेल का सेंसस लिटरेसी रेट है वो लगभग 83-84% है। फीमेल के केस में आपका लगभग वो 65% के आसपास आ जाता है। तो अपने आप में देखो कितना बड़ा फर्क है लिटरेसी रेट के अंदर कि मेल की लिटरेसी रेट ज़्यादा है। ऊपर से जब हम बात करते हैं ना कि गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स की, तो अक्सर देखो ये बात बोली जाती है कि प्राइवेट स्कूल्स के अंदर अच्छी शिक्षा होती है, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर वैसी शिक्षा हमें नहीं देखने को मिलती। कुछ जगह पे ऊपर एक्सेप्शन है, जैसे दिल्ली का बोला जाता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स काफ़ी अच्छे बन गए हैं अब, ठीक है, पता नहीं रियलिटी क्या है, बट ऐसा सुनने में आता है।
प्राइवेट स्कूल्स के अंदर अगर हम देखें तो क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा बेहतर है ज़्यादातर एरियाज़ के अंदर, ठीक है ना। तो इनफैक्ट ना यहाँ पर भी मैं अभी रिसेंटली एक हिंदू के अंदर ही एक आर्टिकल आया था, वो पढ़ रहा था, उसके अंदर एक बात करी गई थी कि अगर आप नोटिस करोगे ना, तो अगर मान लो एक कोई पेरेंट्स हैं, ठीक है, मान लो कोई पेरेंट्स हैं और इनके पास ना थोड़ा सा पैसा है, मतलब ज़्यादा पैसा नहीं है, थोड़ा सा पैसा है। अब पता क्या करते हैं, और इनके 2 बच्चे हैं लेट्स से, एक लड़का है और एक है लड़की। तो पता क्या करेंगे, लड़के को भेजेंगे कहाँ पे, प्राइवेट स्कूल के अंदर, और लड़की को भेजेंगे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। क्या एक फ़र्क समझ पा रहे हो? अभी भी मानसिकता वही है कि यार लड़का है, इसको पढ़ा देते हैं, इसको लिखा देते हैं, आगे कुछ बनेगा, तो इसलिए उसको प्राइवेट स्कूल में डाल दिया कि बढ़िया शिक्षा होगी। लड़कियों के बारे में मानसिकता ये है कि यार कल को इसकी शादी करनी है, ठीक है ना, तो इसको पढ़ा लिखा के क्या फ़ायदा। तो ये इस तरह के इश्यूज आज भी हमारे यहाँ पे कंट्री के अंदर इमर्ज हैं। ऐसा यहाँ पे मैं नहीं बोल रहा, ऐसा यहाँ पे आपके न्यूज़पेपर के अंदर अक्सर यहाँ पे इस तरह के आर्टिकल्स हमें देखने को मिलते रहते हैं। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जिनका आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या इश्यूज़ हैं। तो जो बेसिकली आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, अपने आप में काफ़ी अच्छी बन जाती है, कंसिडरिंग कि उसने सारी चीज़ों के ऊपर कहीं ना कहीं काम करी है। एक और एंगल भी आप यहाँ पे टटोल सकते हो, वो है आपका एंगल विद रिगार्ड्स टू आपका जो वैल्यू एजुकेशन की बात होती है, ठीक है। मैं जो स्टार्टिंग में आपको मैंने बात करी थी ना एरिस्टोटल वाली, कि एजुकेटिंग द माइंड विदाउट एजुकेटिंग द हार्ट इज नो एजुकेशन एट ऑल, वही बात हो रही है वैल्यूज की। महात्मा गांधी जी बोल के गए हैं वैल्यू एजुकेशन के ऊपर, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बात करी है वैल्यू एजुकेशन के ऊपर, कि कहीं ना यार पढ़ाई लिखाई ठीक है, पर लोगों के अंदर अच्छे सिटीजन बनने के लिए प्रॉपर वैल्यू एजुकेशन होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये भी आप एक एस्पेक्ट को ना, जब भी आप अपना आंसर लिखो तो आंसर के अंदर आप इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को भी यहाँ पे टटोल सकते हो, यहाँ पर इसके बारे में भी लिखा जा सकता है निश्चित रूप से, ठीक है। तो ये पॉइंटर्स आई होप आपके दिमाग में होंगे, ठीक है। बाकी देखो बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। राइट टू एजुकेशन आप जानते हो, आपका फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो बेसिकली ना इवन आप इन चीज़ों को ना कहीं रिलेट करो यार। अपने आंसर को अगर मल्टी डायमेंशनल बनाना है ना, तो अलग अलग चीज़ें सोचो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, एजुकेशन की बात हो रही है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन के राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A की बात कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। उसी तरह से आपके सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स की बात करी जा सकती है। आप यहाँ पर NGOs का रोल लेकर आ जाओ, जैसे मैंने प्रथम NGO की बात करी। आप अक्षय पात्रा की बात कर सकते हो, वो खाना बच्चों तक प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। इस तरह से बहुत सारी और NGOs हैं। टीच फॉर इंडिया कैंपेन आता है, ठीक है ना। तो इस तरह से NGOs बहुत सारी काम कर रही है इस डायरेक्शन के अंदर, उनका आपने डिमेंशन दिखा दिया, सरकार की स्कीम्स आपने दिखाई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बताई, इतने सारे जो मैंने आपको पॉइंट्स दिखाए, वो सारे क्या हैं, वो सारे आपके आंसर के अंदर वैल्यू एडिशन का काम करेंगे। दूसरी बात, जब भी आप अपना आंसर लिखोगे उसमें अपडेटेड डेटा देना है। मैंने बताया टेलीग्राम के ऊपर मैं शेयर करता रहूंगा जैसे जैसे डेटा आते रहेंगे, बट दोज शुड बी अपडेटेड। आपको भी अपने एग्जाम के अंदर लेटेस्ट डेटा लिखना है कि इंडिया में लिटरेसी रेट कितनी है, कितने % महिलाएं को क्या इश्यूज़ हैं, कितने % लोगों को क्या इश्यूज़ हैं। कहीं ना कहीं वो जब अपने आंसर्स के अंदर होंगे ना, सरकार की अच्छी स्कीम्स होंगी, वो वैल्यू एडिशन का काम करेंगी। अदरवाइज कोई आपसे पूछे यार प्रॉब्लम क्या है एजुकेशन की, सब लोग लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर कितने आपके होलिस्टिक पॉइंट है, कितने रियलिस्टिक और आप कितने उनको प्रैक्टिकली कैसे आपके वो सॉल्व करने के अंदर दिक्कतों को हेल्प करेंगे, ये डिटर्मिन करेगा कि आपके मार्क्स बिलो एवरेज आते हैं, एवरेज आएंगे या काफ़ी अच्छे आएंगे। तो इंश्योर करना कि प्रॉपर डेटा हो, प्रॉपर चीज़ें हों, अलग अलग एस्पेक्ट्स हों। एजुकेशन को भी आपने अलग अलग हिस्सों में देखा, अच्छा प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्शरी क्या है, हायर एजुकेशन में क्या दिक्कतें हैं, स्कूल एजुकेशन में क्या दिक्कतें हैं, वैल्यू एजुकेशन में क्या इश्यूज आ रहे हैं। इस तरह से जब आप अलग अलग एस्पेक्ट्स को कवर करोगे ना, आई एम श्योर आपको कहीं ना कहीं बाकियों से ऊपर एक एज मिलेगा, क्योंकि आपने डिफरेंट एस्पेक्ट्स को यहाँ पे कवर किया है। सेम चीज़ आपकी हेल्थ के केस में भी ये बात ट्रू हो जाती है। कोशिश मेरी यही रही है कि आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे पाऊँ, बुक के अंदर जो दिया है उससे भी ज़्यादा आपको दे पाऊँ, ताकि आपको मदद हो आपका एग्ज़ाम क्लियर करने के अंदर। पर आपको भी करंट अफेयर्स अपने साथ साथ करते रहने हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको मैं कराता रहूँ, बट आप भी अपनी तरफ से अपनी मेहनत कीजिए, यही मेरी होप है, ठीक है, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। आपके लिए विशेष है आप सभी के लिए, ठीक है। तो ये हमारा आज चैप्टर नंबर 20 कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 21 की तरफ चलेंगे। बस 6-7 चैप्टर्स और बचे हुए हैं, फिर हमारी इकॉनमी कंप्लीट हो जाएगी। तो चीज़ें रिवाइज करते रहिए एंड आई एम श्योर आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का लेक्चर, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट हफ्ते इसी तरह से। आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।